Thank you, sir. Thank you so much. So we are came back on our today's topic, that is automation. तो सबसे पहले सर हम समझते हैं कि ऑटोमेशन क्या है। जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि ऑटोमेशन आज के टाइम की बहुत ही एक नेसेसिटी हो गई, जरूरत हो गई हमारे सॉफ्टवेयर्स में, हमारी डे टू डे लाइफ में। चाहे आप उसको फोन स्मार्टफोन के अंदर मोबाइल ऐप्स के जरिए जोड़ लीजिए, या इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स के जरिए जोड़ लीजिए। कहीं ना कहीं हमें हर एक फील्ड के अंदर हमें जरूरत है आज ऑटोमेशन की। तो उन्हीं चीजों के साथ साथ अकाउंटिंग के सेक्टर में, टैक्सेशन के सेक्टर में, टैक्सेशन के सिनेरियो में ऑटोमेशन कैसे हेल्प करेगा और एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर कैसे हेल्प करेगा, वो हम आज के वेबिनार में कंडक्ट करते हैं। तो मॉडर्न डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट्स नीड टू बी एबल टू स्केल फास्टर देन एवर एंड सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन इज वाइटल टू मेकिंग दैट हैपन। कहने का मतलब यहाँ पर है कि मॉडर्न डायनामिक बिजनेस की आज के जमाने के या आज के टाइम के जो हमारे बिजनेसेस हैं, जो हमारे व्यवसाय हैं, उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उनको देखते हुए जरूरत है उन बिजनेसेस को बहुत ज्यादा स्केल करने की, उनको फास्टर बनाने की, उनको एफिशिएंट बनाने की। और ये कब संभव होता है सर? ये संभव हो सकता है हमारे सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन के साथ, एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के साथ। तो नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन? एक सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के क्या क्या एडवांटेज होते हैं जो हमें मिलते हैं एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर में? सबसे पहला और प्रोमिनेंट जो हमारे पास रहता है, टाइम सेविंग। एज वी ऑल नो सर, जब किसी एक प्रोसेस के अंदर ऑटोमेशन इन्वॉल्व हो जाता है, वहां पर हम उसके अंदर ऑटोमेशन इंक्लूड कर लेते हैं, मैनुअल वर्क से हट के हम ऑटोमेटेड पर चले जाते हैं या सेमी ऑटोमेटेड पे, जहां पर हम कहते हैं कि कुछ काम हम मैनुअली कर रहे हैं और कुछ काम हमारे ऑटोमेशन के जरिए हो रहा है। तो अल्टीमेटली वहां पर हमारा जो टाइम है, जो टाइम टेकन है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को डन करने के लिए, वो रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है। और जब एक बिजनेस में आप टाइम बचा पाते हैं, तो अल्टीमेटली आप उस बिजनेस की रिटर्न्स इंक्रीज कर रहे हैं। उस टाइम को आप जहां पर जरूरत है वहां पे आप इन्वेस्ट करते हैं और अपने बिजनेस को और भी ज्यादा ग्रोथ पर लेकर जाते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट, कॉस्ट सेविंग। टाइम सेविंग की जब हम बात करते हैं कि जब हमारा बिजनेस के अंदर टाइम सेव होता है, हमारे एग्जीक्यूटिव्स का बिजनेस में टाइम सेव होता है, इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि हमारी कॉस्ट सेव हो रही है। आइदर जनरली भी हम सब टर्म्स में बात करते हैं जब इंडिया के अंदर, तो हम कहते हैं आइदर या तो आपका टाइम सर सेव कर सकते हैं आप, या आप अपना पैसा सेव कर सकते हैं। बट जहां पे बात आती है ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की, ना सिर्फ आपका टाइम सेव होगा बल्कि वहां पर आपकी कॉस्ट भी सेव होती है। जो काम एक मैनुअल एग्जीक्यूटिव एक मैनुअली वे में करेगा, उसमें टाइम लगाएगा, उस काम को वो टाइम से पहले एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के साथ कंप्लीट कर लेगा। तो अल्टीमेटली उसकी जो कॉस्टिंग है, जो कंपनी की ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, वो रिड्यूस हो जाते हैं वहां पर। बेटर एफिशिएंसी, हमें सर बहुत अच्छे से पता है डे टू डे लाइफ में जब हम किसी काम को मैनुअल वर्क से करते हैं, जब हम किसी काम को एक मैनुअल वर्क से करते हैं, तो वहां पे कंसर्न होता है कि एफिशिएंसी का, क्लैरिकल एरर्स होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं वहां पर। बाय मिस्टेकली भी बहुत चीजें हो जाती हैं वहां पर। उन्हीं सभी चीजों को स्ट्रक्चर्ड मैनर में एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला बेस्ड लॉजिकल बेस्ड कंडीशंस के ऊपर कंप्लीट करना, ये होती है बेटर एफिशिएंसी। कि हमने वहां पर एक लॉजिक दे दिया कि ये प्रोसेस है सर, कि हमें इनवॉइस रेज करना है और इनवॉइस रेज करते समय हमें कुछ स्पेसिफिक चीजों का ध्यान रखना है। तो हमने जब इसके अकॉर्डिंग एक प्रोग्रामिंग करी, एक ऑटोमेशन किया, तो वो ऑटोमेशन ईच एंड एवरी टाइम हर एक इनवॉइस को उसी क्राइटेरिया के ऊपर फुलफिल करेगा और मेक श्योर करेगा कि उसकी एफिशिएंसी 100% रहे। फास्टर ऑपरेशन, जो हमारे ऑपरेशंस हैं, जो हमारे बिजनेस के अंदर वेरियस ऑपरेशंस होते हैं, डिलीवरी हो गई, ऑर्डर बुकिंग हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सर्विस के केस में सर्विस का इनवॉइस रेज करना हो गया, जो भी एक मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, फॉलोअप्स हो गया कॉल्स का, हमारी इंक्वायरीज का हमारी, तो उन ऑपरेशंस को फास्टर करता है। जब हम ऑटोमेशन मोड में काम करते हैं, ऑटोमेशन की हेल्प लेते हैं, तो वहां पर हमें हेल्प करता है, फास्टर ऑपरेशंस को कंप्लीट होते हैं। रिड्यूस ऑपरेशन, एक तो हुआ सर जो हमारे ऑपरेशंस ऑलरेडी जो चल रहे हैं हमारे बिजनेस डे टू डे, किसी प्रोजेक्ट को एक कंप्लीट करने के लिए उन प्रोसेस के अंदर फास्टनेस आ जाती है, कि मतलब वो फास्टर टाइम, कम टाइम के अंदर वो चीजें कंप्लीट होती हैं हमारी। लेकिन साथ ही साथ जब हम इंक्लूड करते हैं अपने बिजनेस के प्रोसेस में ऑटोमेशन को, तो हमारे जो ऑपरेशंस हैं, जो हमारे डे टू डे ऑपरेशंस हैं, वो नंबर ऑफ काउंट्स में भी रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कि जहां हम कहते हैं कि पहले एक हमारा सेल कोटेशन मैनुअली बनेगा, फिर उसके बाद हमारा एक फॉर एन एग्जांपल की उसके बेसिस पे हमारा एक ऑर्डर रिसीव होगा हमें, उसके बेसिस पे एक ऑर्डर रिसीव होगा हमें, और
उस ऑर्डर के बाद हम मैनुअली फिर एक पूरा इनवॉइस बनाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास 3 प्रोसेसेस हो गए इस पूरी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। उस साइकिल को जब हम कन्वर्ट करते हैं ऑटोमेशन मोड में, तो वहां पे नंबर ऑफ ऑपरेशंस कम हो जाते हैं कि डायरेक्टली आप चालान को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने इनवॉइसेस के अंदर। सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, नो डाउट सर, जहां पर बात करते हैं हम लोग ऑटोमेशन की या प्रोग्रामिंग की, वहां पे हमारी जो डेटा की सिक्योरिटी है वो भी एनहेंस होती है एक मैनुअल वर्क से। अगर हम कंपेयर करते हैं एक डे टू डे में कि हमने कोई बुक्स राइट डाउन करी है, मैनुअली कोई चीज लिख करके रखी है, और एक हमने पूरा एनक्रिप्टेड करके पासवर्ड के साथ और आईडीज के साथ में हमने एक डेटाबेस तैयार किया है। तो सिक्योरिटीज और कंप्लायंस, कंप्लायंस भी हमारी बहुत ही एफिशिएंट मैनर में हमें मिल जाती है उसके अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द डिजिटल इकोनॉमी रिक्वायर्स सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन। सर जहाँ बात करते हैं हम कि हमारे इंडिया के अंदर हमारा सबका एक मोटिव रहता है एज अ इंडियन सिटीजन कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कंपेयर टू अदर कंट्रीज अभी बहुत ही कम डिजिटल है, और जिसकी समय के साथ साथ बहुत ज्यादा डिमांड भी है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट भी है। आज के टाइम के अंदर हमारी जो चीजें हैं वो डिजिटल होने के लिए ही हर एक प्रोसेस को प्रयासरत किया जा रहा है, और उसी प्रयास के अंदर भी बिजी भी अपना एक योगदान कैसे दे रहा है ऑटोमेशन का, कि एक सॉफ्टवेयर का भी ऑटोमेशन में आना उतना ही जरूरी है एक देश की इकोनॉमी को डिजिटल करने के लिए। और ना सिर्फ एक कंट्री की इकोनॉमी को डिजिटल करने की बात हो रही है सर, जहां पे आप बात करते हैं अपने बिजनेस की, हर एक बिजनेस की भी अपनी एक इकोनॉमी होती है, वहां पर भी एक वर्किंग कैपिटल होती है आपकी, एक ऑपरेटिंग कैपिटल होती है आपकी, कुछ लोन्स एंड लैंड लोन्स एंड सिक्योरिटीज होती हैं आपकी। तो ओवरऑल जब हम एक कंट्री चलाने की बात करते हैं, कंपनी की इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी की बात करते हैं, पैरेलली सेम तरीके से हमारी कंपनीज के अंदर, हमारे बिजनेसेस के अंदर भी इकोनॉमी होती है। तो उसी इकोनॉमी को और भी ज्यादा सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेशन से हेल्प करता है हमें मेजर करने में, उसको मॉनिटर करने में। सो ये एक ओवरव्यू है हमारा कि ऑटोमेशन क्या होता है और वो हमें कैसे हेल्प करता है, वो सॉफ्टवेयर के साथ कैसे हेल्प करता है, और कहाँ कहाँ हमारी उसको जरूरत है। अब आज का हमारा फर्स्ट सर टॉपिक है ऑटोमेशन की सीरीज में, कि ऑटोमेशन की सीरीज में जब हम बात कर रहे हैं बिजी सॉफ्टवेयर के बारे में, तो ऑटोमेटिक ई वे बिल हमारा सबसे पावरफुल फीचर है बिजी 18 के साथ, जो कि हमें मैनुअली वर्क को बिल्कुल ही हम कहते हैं कि रिड्यूस कर दिया गया है या मिनिमाइज कर दिया गया है। हमें जो ई वे बिल बनाने का जो प्रोसेस है बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है बिजी के अंदर। अब देखना ये है कि बिजी में जब हम ई वे बिल बनाते हैं, बिजी में जब हम ई वे बिल बनाते हैं, तो वहां पे बिजी हमें उस ऑटोमेशन के साथ कैसे फैसिलिटेट करता है, कैसे हेल्प करता है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है सेंट्रलाइज लॉगिन। जब हम बात करते हैं, गवर्नमेंट ने हमें ऑलरेडी सर एक प्रोविजन दिया हुआ है, एक पोर्टल दिया हुआ है ई वे बिल पोर्टल के नाम से। हम वहां पर भी जाकर के अगर कोई यूजर, कोई कस्टमर, कोई पर्सन सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं, अपने बिजनेस के अंदर सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ई वे बिल इनवॉइस के साथ आज एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो गया है। विदाउट ई वे बिल आप अपने स्टॉक्स को मूव नहीं करा सकते हैं, आप अपने गुड्स की डिलीवरी नहीं दे सकते हैं कस्टमर्स को। वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो गया है। उसकी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी उस उन गुड्स की आपके लिए टैक्स इनवॉइस की इंपॉर्टेंस है। जो भी गुड्स आप डिलीवर कर रहे हैं उनका जो टैक्स इनवॉइस है उसकी जितनी एक इंपॉर्टेंस है, इन टर्म्स ऑफ स्टैचुरी बात करिए, टैक्सेशन बात कीजिए, रोड मिनिस्ट्री बात कीजिए, उतनी ही इंपॉर्टेंस हमारी ई वे बिल की भी है। या हम कह सकते हैं कि आज के सिनेरियो को देखते हुए ई वे बिल शायद बहुत ही ज्यादा जरूरी है कंपेयर टू टैक्स इनवॉइस। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन दिया हुआ है आपको कि आप अपने यूजर आईडी पासवर्ड बना करके, अगर आप एक सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं, वहां की बात हम कर रहे हैं, तो आप ईवीबिल पोर्टल पे जाते हैं, और वहां पर अगर आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में यूज कर रहे हैं या डिफरेंट डिफरेंट आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो आपको उतने ही लॉग इन ईवेबिल पोर्टल पर बनाने होंगे स्टेट वाइज। ईवे बिल पोर्टल पे अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं और आप अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं, तो पे उतने ही नंबर ऑफ आपको यूजर आईडी और पासवर्ड या लॉगिन्स आप जिसे कहते हैं लॉगिन आपको बनाने होंगे, ताकि आप स्टेट वाइज जीएसटी ईवे बिल जनरेट कर सकें। उस चीज को बिजी ने ऑटोमेट किया, और ऑटोमेट ना सिर्फ ऑटोमेट किया बल्कि उसको सेंट्रलाइज लॉगिन बनाया, कि सिर्फ एक लॉगिन आईडी से आप किसी भी स्टेट के लिए और किसी भी स्टेट के बिहाफ पर आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटेट है, ये एक ऑटोमेशन है, कि इस ऑटोमेशन से हमें कितनी हेल्प हुई है कि जो हमें अलग अलग लॉगिन्स बनाने होते हैं या हमें उनको याद रखना होता है ई वे बिल्स के केस में, कि जब हमें ई वे बिल जनरेट करना है,
तो स्टेट वाइज लॉगिन करेंगे हम, उसको हमने सेंट्रलाइज कर दिया। एक कॉमन लॉगिन आईडी पासवर्ड है, वो हमने बिजी में प्रोवाइड किया, और उसके बेसिस पे हम मल्टीपल स्टेट्स के बेसिस पर ई वे बिल बना सकते हैं। नेक्स्ट वन, बल्क अपडेट फील्ड्स। बल्क अपडेट फील्ड्स यहाँ पे बिजी में हमें कैसे हेल्प करती हैं? जब हम बात करते हैं सर, हमारे वेरियस सप्लायर्स हैं जिनको हम डिलीवरी देते हैं, जिनको हम गुड्स सप्लाई करते हैं, उन सप्लायर्स की लोकेशंस अलग अलग हैं, और उन सभी सप्लायर्स के ट्रांसपोर्टेशन भी अलग अलग तरीके से की जाती है। किसी का ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड होता है, किसी का ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर है, किसी का बाय ट्रेन है, बाय शिप है, मतलब अलग अलग मोड से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। या आप कह रहे हैं कि जैसे हमने कहा कि किसी भी एक मोड की अगर हम बात कर रहे हैं, बाय रोड अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, बाय रोड में भी होता है कि ट्रांसपोर्टर्स अलग अलग होते हैं उसमें भी। एक तो लोकेशन अलग हो गई हमारे सप्लायर की, सभी सप्लायर्स की, और लोकेशन अलग होने के साथ साथ हमारे ट्रांसपोर्टर्स भी वहां पर अलग हो जाते हैं कई बार। तो उन्हीं ट्रांसपोर्टर्स का डेटा हम बिजी में प्री डिफाइन कर सकते हैं, उसको पार्टी मास्टर्स के अंदर, सप्लायर मास्टर्स के अंदर हम प्री डिफाइन कर सकते हैं, सो दैट हमारा क्लैरिकल वर्क बिल्कुल नील हो जाएगा। वहां पे हमें डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं होगी। बिजी ऑटोमेशन मोड में वो सभी डिटेल्स बिलिंग के टाइम पर पिकअप कर लेगा, बिलिंग के टाइम पर फैच कर लेगा सप्लायर मास्टर से। और ना सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स, इसमें और भी फील्ड्स हमारी एड ऑन होती हैं जो बिजी ऑटोमेटिकली पिकअप करता है, ऑटोमेटिकली फैच करता है पार्टी मास्टर से। वो रहती है हमारी पार्टी का स्टेट का पिन कोड, जो कि अल्टीमेटली हमारे बिजी ई वे बिल के लिए एक नेसेसरी पॉइंट है कि विदाउट पिन कोड, स्टेट पिन कोड, आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली पिन कोड अगर आपने पार्टी के मास्टर में फिक्स कर दिया, तो वहां पे क्लैरिकल मिस्टेक होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, कि वहां पर आप मैनुअली, आपको बताना नहीं होगा कि हर पार्टी का पिन कोड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ये आपको मैनुअली नहीं बतानी होगी वहां पर। स्टेशन और प्लेस, अगेन एक पॉइंट आता है, स्टेशन एंड प्लेस, कि ना सिर्फ आपका पिन कोड और ट्रांसपोर्टेशन, बल्कि एक और वहां पर फील्ड्स रहती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं ई वे बिल बनाने के लिए। वो फील्ड्स होती है हमारी स्टेशन, कि डिलीवरी जो हो रही है वो किस लोकेशन पे आप दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। अब ईच एंड एवरी टाइम आपने पार्टी मास्टर में तो बताया हुआ है, लेकिन बिलिंग की डिटेल पे जब हम ई वे बिल जनरेट करते हैं, वहां पे मैंडेटरी हो जाता है कि पिन कोड, ट्रांसपोर्टर का नेम या उसका जीएसटी नंबर, एंड थर्ड वन आपकी लोकेशन जहां आप डिलीवरी दे रहे हैं। वो चीजें अगर आपने पहले से प्रीडिफाइन की हुई है, तो आपको हर बार हर बिल में वो चीजें रिपीट नहीं करनी होंगी, रिटर्न डाउन नहीं करनी होंगी। तो डेटा एंट्री का जो वर्क है, डेटा एंट्री का जो एक टास्क है, वो वहां पे खत्म हो जाता है। तो ऑटोमेशन इस तरीके से हमारी वहां पर हेल्प करता है। नेक्स्ट है ऑटो प्रिंट ई वे बिल नंबर। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि बिजी में हम ऑटोमेटिकली ई वे बिल नंबर जनरेट तो करते हैं, तो ना सिर्फ ई वे बिल नंबर जनरेट करते हैं, बल्कि जो आपका रेगुलर टैक्स इनवॉइस होता है, रेगुलर टैक्स इनवॉइस होता है, उस इनवॉइस के ऊपर भी हमें ई वे बिल का जो नंबर है, जो हमें ई वे बिल पोर्टल से मिलता है, वो नंबर प्रिंट कराना मैंडेटरी है। एज पर ई वे बिल रूल के अकॉर्डिंग, ई वे बिल लॉ के अकॉर्डिंग, हमारा जो टैक्स इनवॉइस है उसके ऊपर हमारा जीएस ई वे बिल नंबर मेंशन मैंडेटरी है। तो बिजी ये काम भी आपका ऑटोमेशन मोड में बैकएंड पर ही कर देता है, आपको जनरेट करके नहीं देखना ही नहीं है कि आपका क्या ई वे बिल नंबर जनरेट हुआ है, या आपको मैनुअली वहां पर कहीं टाइप नहीं करना है, फीड नहीं करना है। वो काम बिजी ऑटोमेटिकली करता है, ई वे बिल नंबर ऑटोमेटिकली प्रिंट कराता है टैक्स इनवॉइस के ऊपर। नेक्स्ट वन है ऑटो कैलकुलेट डिस्टेंस। जब हम बात करते हैं सर ई वे बिल जनरेट करने की, तो ई वे बिल पोर्टल का एक प्रोसेस है कि वहां पर आपको, जहां से जिस लोकेशन से आप डिलीवरी दे रहे हैं, उस लोकेशन का पिन कोड, और जिस लोकेशन पर आपको डिलीवरी पहुंचानी है, उस लोकेशन का पिन कोड मेंशन करना मैंडेटरी है, ताकि उसी के बेसिस पर जो ई वे बिल का एक लॉ काम करता है, ई वे बिल पोर्टल जो हमारा बेसिस पे काम करता है, वो डिस्टेंस बेसिस पे काम करता है, कि हमें नंबर ऑफ डेज के लिए या नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हमें उसकी वैलिडिटी मिलती है ई बिल की, 24 आवर, 48 आवर, 72 आवर्स, इस तरीके से। और वो कैलकुलेशन एक प्री स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूले बेस पर होती है, कि जहां पर ये बताया जाता है कि अगर डिस्टेंस आपका स्पेसिफिक है, तो उस डिस्टेंस के लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा ई वे बिल पोर्टल से। तो ये जो चीज है कि डिस्टेंस जो कैलकुलेट करने का काम है,
एक पिन कोड से दूसरे पिन कोड का जो डिस्टेंस कैलकुलेट करने का काम है, अगर आप मैनुअली पोर्टल पर जाकर ई वे बिल बनाते हैं तो आपको वहां पे पहले से ही कैलकुलेट करके और खुद से डिफाइन करना होगा कि एक पोस्टल कोड से दूसरे पोस्टल कोड के बीच में कितना डिफरेंस है, और उसी के बेसिस पे आपको टाइम डिलीवरी या ई वे बिल की वैलिडिटी मिलती है। अब ये काम भी बिजी ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में करता है, बिजी अपने सॉफ्टवेयर में करता है, और वो भी ऑटोमेशन मोड में। कि आप जब अपनी कंपनी क्रिएशन करते हैं बिजी में, वहां पर आप डिफाइन करिए कि आपका एड्रेस और आपका पिन कोड या आपका पोस्टल कोड क्या है। उसके बाद जब आप सप्लायर या वेंडर मास्टर बना रहे हैं, तो उस मास्टर के अंदर आप पार्टी का एड्रेस, सप्लायर का एड्रेस और उसके साथ साथ उनका पिन कोड भी मेंशन कर दीजिए। तो कंसर्न होता है कि सर जब एक यूजर ने अपना पिन कोड बता दिया और पार्टी का पिन कोड बता दिया, तो फिर तो सॉफ्टवेयर होने का पर्पज ही यही है कि बिजी और एक सॉफ्टवेयर उसको खुद से कैलकुलेट कर ले। और वही काम बिजी ने भी किया है हमारा, कि हमने उसको ऑटोमेशन में इंक्लूड किया है। आपने पिन कोड बताया, दोनों पिन कोड के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ, उसके बेस पे आपको ई वे बिल की वैलिडिटी मिल जाती है। नेक्स्ट है सर आपका रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक्स। हर एक प्रोसेस में जब हम एक बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो वहां पे हर एक टास्क के लिए, हर एक प्रोजेक्ट के लिए और हर एक प्रोसेस के लिए रिपोर्टिंग होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप ये मेजर नहीं कर सकते हैं कि वो जो टास्क है या वो जो काम है आपका, वो कितनी एफिशिएंट तरीके से हुआ है या कितने ग्रेसफुल तरीके से वो कंप्लीट किया गया है, या एक्चुअल में जिस मैनर में आपने प्लान किया था क्या उसी मैनर में वो हुआ है, या कुछ क्लैरिकल मिस्टेक्स हुए हैं या कुछ एरर्स आए हैं उसमें। तो उन्हीं चीजों को एनालाइज करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है? हमें रिपोर्ट्स की जरूरत होती है, हमें एनालिटिक्स की जरूरत होती है। एनालिटिक्स मतलब कि हमारे आंकड़े क्या है वहां पर, कि वहां पर हमारे आंकड़े क्या है। लेट सपोज कि आपसे कहा जाए या आप ये जानना चाहें कि आपने प्रीवियस 3 मंथ्स के अंदर कितने ई वे बिल जनरेट करे हैं, कितनी डिलीवरीज दी है, या कितने इनवॉइसेस के अगेंस्ट में ई वे बिल बनाया और कितने इनवॉइस ऐसे हैं जिसके लिए आपने ई वे बिल जनरेट नहीं किया है। तो ये रिपोर्टिंग बिजी में ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होती है ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने किन किन इनवॉइसेस के अगेंस्ट में ई वे बिल बनाया है, वो सेपरेट हो जाते हैं, और कौन से विदाउट ई वे बिल है वो सेपरेट आपको रिपोर्टिंग मिल जाती है, या नंबर ऑफ इनवॉइसेस आपको मिल जाते हैं, या एक पार्टी की कितने ई वे बिल जनरेट हुए हैं, कौन कौन से बिल इनवॉइसेस है जिनके लिए ई वे बिल जनरेट हुआ और वो कैंसिल कर दिए गए हैं। तो ये रिपोर्ट्स एनालिटिक्स बिजी में प्रोवाइड हो जाता है आपको। एंड एज वी ऑल नो, मिनिमाइज क्लैरिकल वर्क। अब जब हम बात करते हैं एक सॉफ्टवेयर में, बिजी सॉफ्टवेयर में ई वे बिल बनाने की, तो प्रोसेस बहुत ही सर यूजर फ्रेंडली है। कि आप लोग एक यूजर को, एक बिजनेसमैन को, एक ऑनर को, एक ऑपरेटर को इनवॉइस बनाते समय बिलिंग की डिटेल्स तो सभी प्रोवाइड करनी है। अपने टैक्स इनवॉइस के लिए भी जरूरी है ये चीजें तो, कि टैक्स इनवॉइस हमारा तभी वैलिडेट होता है जब पार्टी की पूरी डिटेल्स हो, उनका एड्रेस हो, उनका जीएसटी नंबर हो, उनका पिन कोड हो, और वही सारी डिटेल्स हमें रिक्वायर्ड होती हैं ई वे बिल नंबर जनरेट करने के लिए। एज वेल एज हम एक टैक्स इनवॉइस के अंदर अपने सभी प्रोडक्ट्स की डिटेल भी देते हैं, कि उनका टैक्स परसेंटेज क्या है, उनका एचएसएन कोड क्या है, उनका टैक्सेबल अमाउंट क्या है। और यही वो डिटेल्स हैं, यही वो रिक्वायरमेंट्स है जो हमें ई वे बिल जनरेट करने के लिए पूरी करनी होती है। तो जब हमने यही सभी चीजें पहले से ही एक इनवॉइस बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड कर दी हैं, तो बिजी उसी उन्हीं सब डिटेल्स को बेस बना करके ऑटोमेटिकली मोड में ई वे बिल नंबर जनरेट कर देता है इनवॉइस के लिए। लेकिन वहां पर भी आपके पास ऑप्शंस होता है कि आप उस पर्टिकुलर इनवॉइस के लिए ई वे बिल नंबर जनरेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो ये चॉइस आपकी होती है कि इनवॉइस सेव होने के बाद आप बता सकते हैं वहां पर कि इस इन पर्टिकुलर इनवॉइस के लिए आपको ई वे बिल जनरेट करना है या नहीं करना है। इवन आप वहां पे कंडीशन भी बिजी में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि इनवॉइस का अमाउंट अगर मोर देन 50,000 है इंटर स्टेट के केस में, और मोर देन 1 लाख है लोकल इंटर स्टेट के केस में, तो वहां पर आप उस कंडीशन के बेस पे बिजी ऑटोमेटिकली भी आपको बता देगा, पॉपअप दे देगा कि इसके लिए आपको इनवॉइस के लिए ई वे बिल बनाना चाहिए। तो ये चीजें हैं कि ई वे बिल ऑटोमेटिकली बिजी ने जनरेट कर दिया। तो बहुत ही स्मूथ और सिंपल प्रोसेस है। अब ना सिर्फ बात हुई कि हमारी ई वे बिल नंबर जनरेट हो गया, एक स्मूथली तरीके से हो गया, ऑटोमेशन मोड में हो गया, सेंट्रलाइज लॉगिन से हो गया। इसके बाद एक और रिक्वायरमेंट उसमें होती है कि हमारे को चाहिए होता है कि जब हम गुड्स की मूवमेंट कराते हैं, तो हमें ट्रांसपोर्टर के साथ ई वे बिल पोर्टल से जनरेट हुआ चालान भी चाहिए होता है। जैसे मैंने बताया सर, उतना ही मैंडेटरी है जितना आपका टैक्स इनवॉइस।
तो इसी के लिए बिजी ने एक और ऑटोमेशन, एक और इंटीग्रेशन किया रोड ऑफ मिनिस्ट्री के साथ, रोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के साथ, कि जैसे ही उनके पोर्टल पर हमारे बिजी के एंड से ई वे बिल नंबर जनरेट होने की रिक्वेस्ट जाती है और वो नंबर जनरेट कर देते हैं, तो उसके बाद वो हमें उस चालान की कॉपी भी प्रोवाइड कर देते हैं बिजी के ही इंटरफेस में। यूजर को लॉग आउट करके या बिजी से बाहर निकल के कहीं लॉग इन नहीं करना है, किसी दूसरे साइट पर नहीं जाना है, विद इन बिजी इंटरफेस की, बिजी के इंटरफेस में ही रहते हुए उनको ई वे बिल का चालान भी मिल जाता है। और ना सिर्फ मिल जाता है, वो उनको उसको प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और इनवॉइस के साथ टैग करके अपने गुड्स की डिलीवरी दे सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है एक सॉफ्टवेयर को ऑटोमेशन बनाने का, और ऑटोमेशन हमारी इस तरीके से हेल्प करता है कि ये वो सारा वर्क है जो हम अगर मैनुअली किसी प्रोसेस में करेंगे तो बहुत टाइम टेकन होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, एक स्पेसिफिक एग्जीक्यूटिव होगा जो ई वे बिल बनाने के लिए हमें चाहिए होगा, इन सारी चीजों को मेक श्योर करेगा कि गलती ना हो, एरर ना आए। तो वही सारी चीजें मेक श्योर किसने करी, बिजी ने करी आपके बिहाफ पर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। विशाल, एक बार ना मैं इस टॉपिक को सम अप कर देता हूँ, जाना एक बार पिछले स्लाइड पे। हाँ, जैसे कि अगर मैं एक लेमन के भाषा में देखूं तो कैसे बिल बनता है, कैसे ई वे बिल बनता है और क्या क्या कठिनाई होती है इसमें, उसको देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने बिल बनाया, बिल में पार्टी सेलेक्ट की, पार्टी के बेस पे जीएसटीएन नंबर, उनके एड्रेस वगैरह उठ के आ गए। उसके बाद में कंपनी का सारा डिटेल उठ के आ गया। उसके बाद में हम आइटम वगैरह किए, आइटम में कोड वगैरह सब कुछ आ गया। उसके बाद जाते हैं, सेव किया, और वही रेफरेंस लेके, बिल नंबर का रेफरेंस लेके हम जाते हैं ई वे बिल पोर्टल। वहां से पहले हमने कैप्चा डाला, लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड डाला, उसके बाद में ई बिल जनरेट किया, पार्टी लिया, पार्टी के बाद में आइटम ली, आइटम का डिस्क्रिप्शन लिया, एचएसएन कोड डाला। ये सब करने के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है। हमने उसको फिर सेव किया, सेव करने के बाद में प्रिंट किया। अब दोनों का मिसमैच हो सकता है, एक जगह लिखा मैंने कुछ अलग, दूसरी जगह कुछ अलग हो सकता है। इसको करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जी, हम आपको एक जेसन दे देते हैं। जेसन में आपने डाल दिया, जेसन से एक्सेल में डाल दिया, एक्सेल से जेसन बन गया, और जेसन से फिर जाके आपने पोर्टल पे डाल दिया। अब हमेशा क्या होता है ना, बीच में हमें पोर्टल पे जाना पड़ता है, पोर्टल पे जाना पड़ता है। लेकिन ऑटोमेशन से फायदा ये है जो हमें कहीं नहीं जाना। साथ में अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, लाइक जैसे मैं ई वे बिल में पार्टी का जीएसटीएन नंबर गलत दिया, तो ऐसे जीएसटीएन नंबर जैसे डालते हैं वैसे ही पकड़ लेगा बिजी। गलत डाल दिया तो वो भी बता देगा। कोई एचएसएन कोड जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अगर वो हम डाल रहे हैं तो बता देगा। मान लीजिए एक एक पिन है, एक पिन नंबर है हमारा और दूसरा पिन नंबर है पार्टी का, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है, वो डिस्टेंस को मैंने गलत डाल दिया, 10% प्लस माइनस हो सकता है, उससे ज्यादा मैंने डाल दिया या कम डाल दिया 10% से, तो वो आपको बता देगा ये यहाँ पे ये गलती है। ये सब सारे चीज जो चेक्स एंड कंट्रोल्स हैं, वो सारे आपको प्री डिफाइंड बता देंगे, जो आपने यहाँ पे ये गलती किया है इसको ठीक कर लीजिए, जिससे कि आपका स्मूथली ई वे बिल बन जाए। तो और ई वे बिल बनने के बाद बन ही ना जाए, साथ में वहां से एक प्रिंट भी निकाल लेते हैं। जो काम आप 3 स्टेप में करते हैं, फर्स्ट स्टेप आप करते हैं बिजी में डालते हैं या किसी सॉफ्टवेयर में डालते हैं, सेकंड स्टेज करते हैं आप लॉगिन वैलिडेशन करते हैं, और थर्ड में आप वहां पे सारे सारे फील्ड्स देते हैं, और फील्ड्स देने के बाद में आपका जो है प्रिंट होता है और यह ई वे बिल जनरेट होता है। बिजी में आपको कुछ नहीं करना है, बिल बनाना है जैसे बिल पहले बनाते थे, बैकग्राउंड में सारा कुछ होता रहेगा। और अगर मान लीजिए डेटाबेस में कोई गलती है डेटाबेस में, मान लीजिए लुधियाना से दिल्ली 500 किलोमीटर है, आपने 450 किलोमीटर दे दिया या 700 किलोमीटर दे दिया, तो वो बता भी देगा, साथ में आपको अपडेट भी करवा देगा बिजी में, तो दोबारा गलती ना हो। तो ऑटो जनरेशन ई वे बिल एक बहुत ही पावरफुल फीचर्स होते हैं किसी सॉफ्टवेयर में, और जो बिजी में जिस तरह से इम्प्लीमेंटेड है आप देखेंगे तो आप कहेंगे जो बिल्कुल बिल्कुल ही लाजवाब इम्प्लीमेंटेशन है, आपको पता भी नहीं चलता जो आप ई वे बिल जो है कैसे बनाते हैं। केवल ऑप्शन पूछता है आपसे, जो एलिजिबल होता है ई वे बिल के लिए, ई वे बिल बना दूं, आपने कहा हाँ बना दीजिए, साथ में वो कहेगा जो एरर देखना है, आपने कहा देखना है, नहीं कोई एरर है तो कुछ नहीं बताएगा, एरर है तो आपको बता देगा। अगर एरर नहीं है, आपने ओके कहा, तो ई वे बिल जनरेट कर देगा विद इन सेकेंड। ऐसा भी नहीं है जो ई वे बिल जनरेट करने में 1 मिनट 1.5 मिनट का टाइम लगेगा या 30 सेकंड का टाइम लगेगा, जितना देर में बिल सेव होता है उससे उतने ही टाइम में ई वे बिल जनरेट भी हो जाता है।
तो ई वे बिल मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे एक बार ई वे बिल पे फीडबैक हमें जरूर दें। हमारा जो फेसबुक चैनल है उस पर भी आप एक बार फीडबैक जरूर दें। ओवर टू विशाल। हाँ, थैंक यू सर। सो मूव करते हैं सर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा आज GSTR 2A 3B एंड GSTR 1 रिकंसिलेशन। ये भी एक फीचर उनमें से है सर जो हमने बिजी सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट किया, और ना सिर्फ इम्प्लीमेंट किया बल्कि बहुत ही ऑटोमेशन मोड में और बहुत ही मिनिमम क्लरिकल वर्क के साथ इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने कोशिश करी। तो देखते हैं अब बिजी में एक सबसे पहले तो कंसेप्ट समझते हैं सर, बिजनेस के लिए हमारे लिए क्यों जरूरी है GSTR 2A 3B या 1 का रिकंसिलेशन करना, या ये कंसेप्ट है कि GSTR 2A। तो एज वी ऑल नो सर, GSTR 2A 3B और 1 ये हमारी उन सभी रिटर्न्स में से हैं जो एक बिजनेस रजिस्टर्ड होने के बाद, एक GST नंबर रजिस्टर्ड होने के बाद उनको मैंडेटरी है कि उनको फाइल करना ही करना होता है आफ्टर अ टर्नओवर लिमिट। एक टर्नओवर लिमिट के बाद आपको ये सभी रिटर्न्स सबमिट करनी ही है गवर्नमेंट को। अब जब आप उनको गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं तो वहाँ पे बहुत चांसेस होते हैं, डे टू डे जब आप वर्किंग करते हैं, आपके एग्जीक्यूटिव्स, आपके ऑपरेटर्स, आपके अकाउंटेंट्स जब वर्किंग करते हैं तो क्लैरिकल मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत रहते हैं, या मिसमैच होने के चांसेस बहुत रहते हैं कि एक ऑपरेटर का एंट्री करने का तरीका डिफरेंस है, दूसरे ऑपरेटर ने एंट्री किसी दूसरे वे में करी है, अपने अपने बिजनेस की प्रैक्टिसेस रहती हैं। तो रिकंसिलेशन का कंसेप्ट ही हमें ये बताता है कि हमारा जो डेटा गवर्नमेंट को हमने दिया है और जो बाकी के हमारे वेंडर्स ने जिन्होंने हमको सप्लाई की है, हमें जो सेल बिल दिया है, उन्होंने हमारा क्या डेटा गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया है, उन दोनों डेटा को सम अप करना, उन दोनों डेटा को मैच करने के प्रोसेस को ही रिकंसिलेशन कहा जाता है। GSTR 2A एक ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न है। GSTR 2 परचेज की रिटर्न होती है जो हमें एक बिजनेसमैन को कहीं पे फाइल अप नहीं करनी, पोर्टल पे कहीं सबमिट नहीं करनी, ओनली सिर्फ GSTR 1 और 3 भी आप लोग सबमिट करते हैं एज अ यूजर, एज अ GST होल्डर। GSTR 2 आप लोगों को सबमिट नहीं करनी होती। उसका कंसेप्ट बस ये रहता है कि बेसिकली आप लोग तो जो आपके वेंडर्स ने सप्लाई दी और जो सेल इनवॉइस दिए उनको आपने पंच किया अपने अपने सॉफ्टवेयर में, तो आपके पास अपना एक डेटा प्रिपेयर हो गया आपकी परचेजेस का, टोटल सप्लाई इनवर्ड्स का। लेकिन जो सप्लाई आउटवर्ड्स आपके लिए इनवर्ड्स बनी है, तो क्या आपके वेंडर्स ने वही सब डेटा अपलोड किया है अपनी GSTR 1 में, सबमिट किया है गवर्नमेंट को उनके पोर्टल पर? तो गवर्नमेंट आपके डिफरेंट डिफरेंट वेंडर से आपके GST नंबर के लिए आई हुई सभी सप्लाईज की डिटेल को कंसोलिडेट करके एक रिटर्न जनरेट करती है जिसका नाम दिया जाता है GSTR 2A, और जिसे कहा जाता है ऑटो पॉपुलेटेड, यानी कि पोर्टल पे ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होती है, कंपाइल होती है। उसको बिजी में हम डाउनलोड कराते हैं, सेव कराते हैं, और ये जो सेव कराने का और जो डाउनलोड करने का जो प्रोसेस है, ये अल्टीमेटली हमारे पास दोनों तरीके से अवेलेबल है। एक हमारे पास मैनुअल मोड में भी अवेलेबल है कि जहां पर आप डायरेक्ट पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं अपनी GSTR 2A की जेसन फाइल, और बिजी में उसकी लोकेशन यानी कि पाथ डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा एक, सिर्फ आपको GSTR 2A का GST पोर्टल का यूजर नेम देना है, लॉगिन आईडी देनी है, कोई पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉगिन आईडी दे करके एक आपको अलाउ एक्सेस करना है अपने पोर्टल पर। और उसके बाद ऑथेंटिकेशन होती है कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आता है, उसको आप मेंशन करेंगे बिजी के इंटरफेस में, और बिजी ऑटोमेटिकली आपके बिहाफ पर GST पोर्टल पर जाएगा और वहां से GSTR 2A की फाइल डाउनलोड करा के सेम डेटाबेस में सेव करा देगा। तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज चीजों को, ऑटोमेशन, कि ये तो प्रोसेस हुआ ऑटोमेशन का कि सिर्फ आपने एक GST पोर्टल का यूजर नेम दिया और मोबाइल नंबर की OTP ऑथेंटिकेशन बेस पर आपने वो फाइलों को डाउनलोड कर लिया। दूसरा तरीका जो हमने डिस्कस किया मैनुअली, कि आप एक मैनुअल खुद से जाते हैं, लॉगिन करते हैं, वहां से फाइल डाउनलोड करते हैं और फिर उसकी लोकेशन या पाथ बिजी के डेटाबेस में डिफाइन करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कंसेप्ट की GSTR 2A 3B और 1 की। 3B रिटर्न्स हमारी एक काइंड ऑफ समरी होती है जिसमें ना सिर्फ हमारी सारी ITC हमें पता लगती है, जितनी भी हमें ITC क्लेम करनी है या जो भी हमारी ITC एज पर हमारे और बुक्स, हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग जो हमारी ITC है वो कितनी है और किस किस सेक्शन के अकॉर्डिंग है, इंपोर्ट की क्या है, RCM की ITC क्या है, इन सब की डिटेल देती है, और आउटपुट के लिए भी हमारी लाइबिलिटी हमको शो करती है। और ना सिर्फ हमारी सप्लाई इनवर्ड्स की जो हमारी गुड्स की परचेजेज है, सिर्फ उनकी ITC ना दिखा करके GSTR 3B हमें हमारे एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में भी जो हमें क्लेम करनी चाहिए या क्लेम करी जाती है ITC, वो भी रिफ्लेक्ट करती है, एक्सपेंसेस की डिटेल भी देती है, उनके इनवॉइसेस को भी कंसिडर करती है ये रिटर्न। और थर्ड वन होती है हमारी GSTR 1,
जो कि सेल्स की रिटर्न है, जिसके अंदर हमें अपनी सभी सप्लाई आउटवर्ड्स की डिटेल देनी होती है, गवर्नमेंट को सबमिट करनी होती है। अब इन तीनों को रिकंसाइल करने की क्या जरूरत है, या मतलब क्यों करी जाती है, क्यों करनी चाहिए हमें? जैसे कि हमने बात करी सर, एक तो हुआ कि आपके वेंडर्स ने क्या डिटेल्स गवर्नमेंट पोर्टल को दी है, और क्या एक डिटेल्स हमने अपने पास फीडअप की है अपने सॉफ्टवेयर में, उन दोनों को मैच करना होता है जीएसटीआर 2A रिकंसिलेशन। और जो आप बिजी सॉफ्टवेयर में दो तरीके से कर सकते हैं, आइटम लेवल पे यानी कि आइटम के वर्टिकल से, और पार्टी लेवल पर यानी कि पार्टी के वर्टिकल से। तो इस तरीके से जीएसटीआर 2A उसमें आप रिकंसाइल कर सकते हैं। देखते हैं आगे कि ऑटोमेशन बिजी में कैसे हेल्प करता है इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में। सबसे पहला पॉइंट है सर मैक्सिमाइज आईटीसी, कि जो आपकी आईटीसी है वो मैक्सिमाइज कर देगा आपकी वर्क, और अल्टीमेटली जब आपकी आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका मैक्सिमाइज होगा, इंक्रीज होगा, तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी, आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं डे टू डे के वो रिड्यूस हो जाएंगे, तो ओवरऑल आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब पॉइंट आता है कि ये सारे बेनिफिट्स तो सर हमने बताए आपको कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिड्यूस होंगे, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? मैक्सिमाइज आईटीसी कैसे होगी? आईटीसी मैक्सिमाइज करने का मतलब होता है कि जहां पर आप ये एनालाइज कर रहे हैं कि आपकी टोटल आईटीसी कितनी है, या कोई भी एक ऐसा इनवॉइस तो नहीं है जो आपने डेटाबेस में ऐड करना बाय मिस्टेकनली छोड़ दिया है, रह गया है, जिसकी आईटीसी आप क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, या कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट तो नहीं है जिसकी एडजस्टमेंट आपको करनी है अपने आईटीसी के साथ। तो आपकी जो आईटीसी है वो एक प्रॉपर मैनर में, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको इंक्रीज करके रिकंसिलेशन का एनालाइज आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, एंश्योर 100% आईटीसी क्लेम, कि जो आपका आईटीसी क्लेम है उसको एंश्योर करना है कि वो 100% हो रहा है। डे टू डे में जनरली क्या होता है सर, जब पार्टी से इन्वॉइसेस आते हैं हमारे, हम उन इन्वॉइसेस को बहुत ही केयरफुल तरीके से सॉफ्टवेयर में पंच अप कर लेते हैं, फीड कर लेते हैं, और उनकी आईटीसी क्लेम कर देते हैं। बट जब हम एक बिजनेस रन कर रहे होते हैं तो वहां पर हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस भी होते हैं जिनका गवर्नमेंट हमको आईटीसी क्लेम देती है, बट हम उसको या तो इग्नोर कर देते हैं, या उनको क्लेम करना हमारे से बाय मिस्टेकनली रह जाता है। फॉर एन एग्जांपल कि कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल था, कोई टेलीफोन का बिल था जो कि बहुत नॉमिनल अमाउंट से आया था, आपका जीएसटी नंबर आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ, टेलीफोन एक्सचेंज में नहीं दिया हुआ है कंपनी के बिहाफ पर, या उन्होंने जो इनवॉइस रेज किया उसके ऊपर जीएसटी नंबर नहीं डाला हुआ है। अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों ने आपका इलेक्ट्रिसिटी इनवॉइस आपको दिया, बिल आपको दिया रेज करके, और उस पर आपका जीएसटी नंबर नहीं है, लेकिन आपने उस बिल को क्लेम कर लिया अपनी बुक्स के अंदर। तो ये जो एरर्स हैं, ये जो क्लैरिकल एरर्स हैं, इनको ये एनालाइज करके आपको शॉर्ट आउट करने का चांस देता है, इनको ओवरकम करने का चांस देता है, इनको रेक्टिफाई करने का भी ऑप्शन देता है आपको, कि वो ऐसे कौन से इनवॉइसेज हैं जो आपने पंच कर दिए, आपके वेंडर ने ठीक से पंच नहीं किए, आपका जीएसटी नंबर नहीं डाला, तो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं उसको, या उन्होंने ऐड कर दिया इनवॉइस, गवर्नमेंट पोर्टल पर दे दिया है, लेकिन आपने उसको क्लेम नहीं किया है। तो आपकी जो आईटीसी है उसको 100% इंश्योर करना है कि वो पूरी तरीके से क्लेम हो जाए, ना सिर्फ आपके डे टू डे इनवॉइसेस, सप्लाई इनवर्ड के इनवॉइसेस, बल्कि जो आपके एक्सपेंसेस के इनवॉइसेस भी हैं उनकी आईटीसी भी आपको प्रॉपरली क्लेम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट इनवॉइस मैचिंग। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो हमारी रिकंसिलेशन होती है जीएसटीआर 2A की, वो हमारी पार्टी वाइज और बिल वाइज दो तरीके से हमारी उसमें की जाती है, कि हम पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी पार्टी है जिनके नंबर ऑफ इनवॉइसेस मैच हो रहे हैं, या वो कौन से स्पेसिफिक इनवॉइसेस हैं। अगर हम बिल वाइज मोड में जाते हैं तो वो कौन से स्पेसिफिक इनवॉइसेस हैं जो हमारे डेटाबेस में अलग हैं और पोर्टल के ऊपर उनकी डिटेल्स डिफरेंट है। अब उन डिफरेंट्स के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं सर, कि जैसे वो एक क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे ये सारी मैचिंग कराई जाती है। वो क्राइटेरिया क्या क्या रहते हैं, कि जहां हम बात करते हैं, जब हम रिकंसिलेशन की बात करते हैं जीएसटी पोर्टल पर, तो वहां पे क्राइटेरिया फॉलो होता है जिसके बेसिस पे रिकंसिलेशन किया जाता है, जहां ये क्रॉस चेक किया जाता है कि आपका इनवॉइस नंबर जो आपने अपने डेटाबेस में पंच किया है, फीड किया है, क्या वही इनवॉइस नंबर वेंडर ने भी जीएसटी पोर्टल पे अपलोड किया है। आपके इनवॉइस का जो टोटल अमाउंट है वो अमाउंट भी मैच करना चाहिए जीएसटी पोर्टल से जो जीएसटीआर 2A आई हुई है आपके पास, उसके इनवॉइस के अमाउंट के साथ। या आपका जो टैक्स परसेंटेज है, आपने एक प्रोडक्ट को बुक किया अपनी परचेज के अंदर 5% से, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सेल इनवॉइस के अंदर
हमारे परचेज इनवॉइस के अंदर 18% से दिया गया था हमें। तो ये वो क्राइटेरिया होते हैं जिनके बेसिस पर, जिनके कॉम्बिनेशंस पर बिजी सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन मोड में आपके इनवॉइसेस की स्मार्टली मैचिंग कराता है, रिकंसिलेशन कराता है, और जहां पर भी एरर होता है, जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो आपको उसके लिए हिंट देता है, वो आपको उसके लिए मैसेज देता है, वो आपको उसके लिए रीजन देता है। नेक्स्ट है एडवांस फिल्टर एंड एक्सपोर्ट। ना सिर्फ मैचिंग का काम कराता है, ना सिर्फ आपको रिकंसाइल का काम कराता है, बल्कि वो रिपोर्ट जब हम रिकंसिलेशन करते हैं जीएसटीआर 2 का, उन रिपोर्ट्स को आप फिल्टर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं सीएसवी के अंदर, एक्सेल के अंदर। आउटसाइड बिजी अगर हमें ले जाके कंपेयर करना है, एनालाइज करना है, और पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर पार्टी के साथ नंबर ऑफ इनवॉइसेस हमें फिल्टर करने हैं, तो बिल्कुल सेम एज काम करता है एक स्प्रेडशीट की तरह। स्प्रेडशीट जैसे हम कहते हैं कि जहां पर हम शॉर्ट, फिल्टर, समरी, ये सभी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। तो बिजी का इंटरफेस ही इतना खूबसूरत है कि वहां पे इतना हम इन चीजों को अप्लाई करते हैं और उसका बेनिफिट लेते हैं, शॉर्टिंग करने का, एनालाइज करने का, एक्सपोर्ट करने का। नेक्स्ट है अप्लाई चेक ऑन इनवॉइस लेवल। एक कंडीशन होती है कि जैसे हमने बात करी, डिस्कस किया कि क्राइटेरिया क्या होता है हमारा, अमाउंट हो गया बिल का नंबर हो गया हमारा, टैक्स परसेंटेज होगी जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं जीएसटीआर 2 की रिकंसिलेशन में। लेकिन जब हम बात करते हैं अप्लाई चेक एट इनवॉइस लेवल, तो बिजी जब रिकंसाइल करता है तो ना सिर्फ आपके पार्टी के टर्नओवर पे रिकंसाइल करता है। एक कॉमन सा क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि एक पार्टी से हमने 4,70,000 रुपए की परचेज करी है फॉर एन एग्जाम्पल, और पोर्टल पे भी हमारी 4,70,000 की अगर डिटेल आ गई है, तो मैच हो जाना चाहिए, अमाउंट मैच कर रहा है। लेकिन उसके अंदर ये भी चांसेस हो सकता है कि किसी बिल के अंदर आपका बिल नंबर गलत हो, किसी बिल के अंदर आपकी कोई टैक्स परसेंटेज गलत हो गई हो, या उसका टैक्स परसेंटेज एचएसएन का डिस्क्रिप्शन गलत हो गया हो, तो वहां पे उसको आप आईटीसी में क्लेम नहीं कर सकते। और जब आप उसको क्लेम करेंगे इन सभी एरर के साथ, तो आपको आईटीसी पास ऑन नहीं की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये ना सिर्फ पार्टी लेवल पे क्रॉस चेक करता है, रिकंसाइल करता है, बल्कि ईच एंड एवरी इनवॉइस की विद इन मंथ, विद इन स्पेसिफाइड पीरियड की, जो पीरियड, जिस पीरियड के लिए आप रिकंसाइल कर रहे हैं, उस पीरियड के दौरान जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन हुई हैं, उन सभी ट्रांजेक्शन को वन बाय वन बिजी रिकंसाइल करता है, और हर एक ट्रांजेक्शन पर डीप लेवल में जाकर के उसका टैक्स परसेंटेज, उसका अमाउंट और उसका इनवॉइस नंबर वेरीफाई करता है। तब आपको ये एनालिसिस मिलता है कि ये आपकी जो जीएसटीआर 2 है ये रिकंसाइल हो गई है। रिकंसाइल सेल्स लेजर 3B एंड जीएसटीआर 1 और सेल्स फिगर। जीएसटीआर 2 के अलावा हमें जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 और सेल्स लेजर, इनको रिकंसाइल करने का भी प्रोविजन बिजी में मिलता है। इनको रिकंसाइल करने का प्रोविजन भी बिजी में हमें मिलता है। अब नेसेसिटी क्या है, क्यों करना चाहिए? जनरली कई बार ये गलती हो जाती है अकाउंटिंग बुक करते हुए या अकाउंटिंग करते हुए, कि हमारी सेल्स की फिगर डिफरेंट आ रही होती है, या हमारी 3B की फिगर जो हमारी आउटवर्ड सप्लाई दिखाता है, टैक्सेबल और टैक्स, वो डिफरेंट हो जाता है, वो मिसमैच कर जाता है हमारी R1 के साथ। तो उसको रिकंसाइल करके हमें ये एनालाइज होता है कि हमने कहाँ पर गलतियां की हुई है, या क्या ऐसे रीजन है जिनके चलते ये डिफरेंस वहां पर शो किया जा रहा है या वहां पर आ रहा है। तो हम जनरली होना ये चाहिए एक एफिशिएंट और एक प्रॉपर अकाउंटिंग प्रैक्टिस के अंदर, कि आपका जो सेल्स लेजर का फिगर है, सेल्स अकाउंट की जो फिगर है आपके सॉफ्टवेयर में, और जो आपकी 3B रिटर्न की अंदर आपकी सप्लाई आउटवर्ड का फिगर है, और इसके साथ ही जो आपका जीएसटीआर 1 सेल्स के अंदर जो आपकी सप्लाई आउटवर्ड की फिगर है, वो तीनों मैच होनी चाहिए, वो तीनों सिमिलर होनी चाहिए। अगर उसमें वेरिएंस आ रहा है, दैट मीन्स आपकी अकाउंटिंग में, आपके स्टैट्यूटरी टैक्सेशन में कहीं ना कहीं कोई क्लैरिकल मिस्टेक है। उन चीजों को फाइंड आउट करने में, एनालाइज करने में हमें ये रिकंसिलेशन हेल्प करता है, और ऑटोमेशन मोड में करता है। स्मार्ट इनवॉइस मैचिंग हमने एक पॉइंट डिस्कस किया, और हमने इसमें ये समझा कि इनवॉइस ना सिर्फ पार्टी के लेवल पे, बल्कि इनवॉइस लेवल पे भी मैच कराए जाते हैं। और स्मार्ट इनवॉइस मैचिंग हमें और क्या रिफ्लेक्ट करता है, बिजी इसको और कैसे एम्पावर करता है, मैचिंग करने के दौरान, रिकंसाइल करने के दौरान जिन इनवॉइसेस के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई एरर है, कोई क्लैरिकल मिस्टेक है, उन इनवॉइसेस को बिजी डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के साथ आपको स्क्रीन पे दे देता है सर। वो बिजी के इंटरफेस को और भी ज्यादा यूजर फ्रेंडली बना देते हैं। वो बिजी के इंटरफेस को और भी ज्यादा यूजर फ्रेंडली बना देते हैं, कि ना सिर्फ ये बताना कि सर ये इनवॉइस गलत है, उसका रीजन भी पता लगता है, और वो अलग से हाईलाइट भी करता है बिजी,
कि ये रेड कलर में है हमारे, ये ब्राउन कलर में है, ये हमारे येलो कलर में है, तो ये इनकी आईटीसी हमारी क्लेम की जा चुकी है, इनकी आईटीसी पेंडिंग है, कौन से इनवॉइसेस है। तो ये हमारा टॉपिक है जीएसटीआर 2A और 3B रिकंसिलेशन का। तो सम अप करते हुए टॉपिक को हम ये समझते हैं कि जीएसटीआर 2A और 3B या जो हमारी रिटर्न्स है जीएसटी में, वो हमें ऑटोमेशन के साथ हेल्प करती है रिकंसाइल करने में, और हमारी अकाउंटिंग को मैच कराने में हमारी स्टैच्यूरी के साथ, हमारी कंप्लायंस के साथ, और हमें एबल बनाती है, हमें इस लायक बनाती है कि कंपनी को, इस बिजनेस को, कि वो अपनी जो रिटर्न्स है, वो अपनी जो कंप्लायंस है, वो एफिशिएंट तरीके से, एक प्रॉपर मैनर में, एक बिजनेस प्रोसेस के अकॉर्डिंग फाइल अप कर सकें रिटर्न्स को, और अपनी आईटीसी को क्लेम कर सकें। ये रिकंसिलेशन में ऑटोमेशन हमारी हेल्प करता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सर नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है वो है ऑटो जीएसटीएन वैलिडेशन। ये जो फीचर है बहुत ही अपने आप में एक शानदार फीचर बिजी में रहा, और ऑटोमेशन प्रोसेस ने बिजी में इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत हेल्प करी। अब समझते हैं कि ये जो फीचर्स है वो हमें कैसे फैसिलिटेट करता है हमारे बिजनेस को। सबसे पहला होता है कि चेक जीएसटीएन ऑथेंटिसिटी। जो भी आपके वेंडर्स का, आपके सप्लायर्स का जीएसटीएन नंबर है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना कि क्या वो जीएसटीएन नंबर सही है, इम्प्रॉपर तरीके से तो मेंशन नहीं किया गया है, उसका स्ट्रक्चर सही है, लिखने का तरीका सही है, आपका स्टेट कोड सही है वहां पर। क्योंकि जीएसटी नंबर का सर एक टेक्निकल टर्म में अगर हम बात करते हैं तो जीएसटी नंबर का एक स्ट्रक्चर होता है, उसको लिखने का, उसको जीएसटी नंबर का एक फॉर्मेट होता है पूरा। और वो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स हमारे स्टेट कोड्स होते हैं, आफ्टर 10 डिजिट्स हमारे पैन नंबर्स के होते हैं, जिनके अंदर फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स हमारे लेटर्स अल्फाबेटिकल होते हैं, नेक्स्ट 4 हमारे न्यूमेरिक होते हैं, और लास्ट 1 हमारा अल्फाबेटिकल होता है, और लास्ट के 3 कैरेक्टर्स में हमारा फिर चेकसम डिजिट आता है, हमारा एंटिटी यूनिट कोड आता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर्ड है जो हर एक जीएसटीएन नंबर के अंदर इंक्लूड होता है, शामिल होता है। अब उसी मेथड को बिजी ने वैलिडेट किया कि क्या कोई भी जीएसटी नंबर जो एक ऑपरेटर के द्वारा लिखा जा रहा है वो उसी स्ट्रक्चर में है, उसी फॉर्मेट के अंदर है। और ना सिर्फ ऑनलाइन मोड में ये क्रॉस चेक करेगा बिजी आपके लिए उसको, बल्कि ऑफलाइन मोड में भी आपको बिजी हेल्प करेगा कि अगर आपके सिस्टम पर इंटरनेट नहीं है तो भी बिजी आपको बताएगा कि क्या इसका फॉर्मेट सही है, लिखने का तरीका ऐसा तो नहीं है कि कोई गलती की हुई है आपने वहां पे उसमें लिखने में, फॉर्मेट आगे पीछे कर दिया है कोई। पैन नंबर में 5 डिजिट होते हैं स्टार्टिंग के अल्फाबेटिकल, उसमें 4 ही हुए हैं, एक आपका न्यूमेरिक हो गया कोई। तो ये सभी चीजें हमारी ऑफलाइन मोड में भी क्रॉस चेक हो जाती है। तो इससे हमें ऑथेंटिसिटी मिलती है कि जिस पार्टी के साथ हम डीलिंग कर रहे हैं ये उसी पार्टी का जीएसटी नंबर है, और हम वेरीफाई करने के बाद आगे इनवॉइस को रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिस्ट्रिक्ट क्लैरिकल एरर्स। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारा एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है, फॉर्मेट है जीएसटी नंबर लिखने का, उसमें क्लैरिकल एरर्स तो नहीं है। अब क्लैरिकल एरर्स कैसे होते हैं, बहुत कॉमन सा है सर कि लिखने का जो एक लैंग्वेज यूज होती है, जो फॉन्ट यूज होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है वहां पर हमें, कि कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो हमारा न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक दोनों में मैच कर रहे होते हैं, या उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इजी नहीं हो पाता है। जैसे हम बात करते हैं, अगर हमने आई लिखा है कहीं जीएसटी नंबर के अंदर, आई फॉर इंडिया अगर हमने कहीं पे जीएसटी नंबर में मेंशन किया है, तो वन और न्यूमेरिक का 1 डिजिट और अल्फाबेटिकल का आई डिजिट, आई लेटर, दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। वहां पे क्लैरिकल मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है, कि जब किसी पार्टी ने आपको मैनुअली लिख के दे दिया आपका जीएसटी नंबर कि सर ये मेरा जीएसटी नंबर है, या आप उसको पंच करके दे देना या फीड करके दे देना मेरे इनवॉइस के ऊपर, तो वो मैनुअली के अंदर से जब हम डेटा फीड करते हैं वहां पे हमारी गलतियां हो जाती हैं। ठीक इसी तरीके से एच फॉर शिमला की जब हम बात करते हैं, और न्यूमेरिक के 5 डिजिट की अगर हम बात करते हैं, 5 कैरेक्टर डिजिट की, तो 5 और एस के अंदर डिफरेंशिएट करना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वहां पे गलतियां अक्सर हो जाती हैं। या 0 और ओ फॉर ओ के अंदर हमारा डिफरेंशिएट करना हमें मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ क्लैरिकल मिस्टेक्स हैं जो हो जाती हैं जनरली, उनको रिस्ट्रिक्ट करता है सॉफ्टवेयर, और ये ऑटोमेशन उसमें हमारी हेल्प करता है, मेक श्योर करता है कि गवर्नमेंट ने जो एक ऑथराइज फॉर्मेट दिया है जीएसटीएन का, उसी फॉर्मेट में हमारा जीएसटीएन एडिट हो, बिल पे प्रिंट हो। नेक्स्ट है रिटर्न फाइल, वेंडर रिटर्न फाइलिंग स्टेटस। सर
वैट के सिनेरियो में लॉ कुछ अलग थे, जीएसटी के सिनेरियो में लॉस बहुत डिफरेंट हो गए हैं। लास्ट कुछ टाइम पहले एक लॉ जीएसटी ने अगेन इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लाइज किया कि आप आईटीसी जो क्लेम करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो गवर्नमेंट से क्लेम करते हैं, उसका कुछ परसेंटेज, स्पेसिफिक परसेंटेज ही आप क्लेम कर सकते हैं अनटिल अनलेस, जब तक आपकी पार्टी वो आपका टैक्स इनवॉइस पोर्टल पे अपलोड ना कर दे। या दूसरी चीज कि अगर आपको ये पता करना है कि पार्टी आपकी रेगुलर डीलर है या फिर आपकी कंपोजिशन डीलर है, या वो मंथली रिटर्न फाइलिंग करते हैं या क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग करते हैं, इस चीज का हमें कैसे पता लगेगा हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो बिजी ना सिर्फ आपको अपना तो पता होता है, हर एक बिजनेस में जो उनका जीएसटी नंबर होता है हमें तो पता होता है हमारा मंथली जाता है रिटर्न या क्वार्टरली जाता है, लेकिन सामने वाले वेंडर का पता करना वो एक टास्क था, वो एक चैलेंज था जिसको बिजी ने ओवरकम किया, इम्प्लीमेंट किया और बहुत ही स्मूथली तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया कि ऑन अ सिंगल क्लिक आप पार्टी का रिटर्न फाइलिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वो क्वार्टरली फाइल करते हैं या मंथली फाइल करते हैं। उसी बेसिस पर आप उनके साथ अपनी आईटीसी को रिकंसाइल कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं जीएसटीआर 2A रिकंसिलेशन की, जो हमारा लास्ट टॉपिक था, उसके अंदर भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कोई पार्टी अगर हमारी कंपोजिशन डीलर है तो वो आफ्टर 3 मंथ्स हमारा इनवॉइस सबमिट करेगी, तो 3 महीने तक तो हमारा जो इनवॉइस है वो पोर्टल पे रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, तो उसकी आईटीसी आप कैसे क्लेम करेंगे। लेकिन ये पता होना भी उतना ही जरूरी है कि ऐसे कौन से इनवॉइसेज हैं या ऐसी कौन सी पार्टियां हैं जिनके रिटर्न फाइलिंग का जो स्टेटस है वो क्वार्टरली है, मंथली ना हो करके, ताकि हम उनको एक्सेप्शनल केस में रख करके बाकी लोगों के साथ अपनी आईटीसी मैच कर सकें। नेक्स्ट हमारा प्रिवेंट टू पास आईटीसी ऑन रॉन्ग नंबर, कि बाय मिस्टेकली अगर हमने जैसे क्लैरिकल एरर्स की बात करी, क्लैरिकल एरर्स हमारे पास आ गए हैं या हो गए हैं हमारे डेटाबेस में, तो जीएसटी नंबर पार्टी हम जिससे डील कर रहे हैं वो डिफरेंट है और जीएसटी नंबर हमने किसी और पार्टी का अगर उसे मेंशन कर दिया विदाउट वेरीफाई किए कि हमने उसको ऑथेंटिक ऑथराइज नहीं किया, क्रॉस चेक नहीं किया, वैलिडेट नहीं किया जीएसटी नंबर को, और हमने बिल पे जीएसटी नंबर किसी और पार्टी का जो पार्टी ने दिया था वो गलत था उसको मेंशन करके हमने बिल रेज कर दिया, तो उस बिल की पर्टिकुलर आईटीसी तो किसी और जीएसटी नंबर के ऊपर पास आउट हो गई। ना तो वो सामने वाली पार्टी क्लेम कर सकती है जिसका हमने इनवॉइस बनाया और ना वो कर सकती है जिसका हमने जीएसटी नंबर डाला है, तो अल्टीमेटली वो पूरा इनवॉइस ही हमारा कंप्लायंस के अंदर एक एरर आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो उन चीजों को बिजी रोकता है इस टूल की हेल्प से, कि ये जो हमारा वैलिडेशन का टूल है ये आपको इनवॉइस बनाने से पहले, बिलिंग करने से पहले, पार्टी मास्टर बनाते समय ही आपको वैलिडेट करके दिखा देगा। नेक्स्ट है वेरीफाई पार्टी स्टेटस एंड टाइप। पार्टी का स्टेटस और टाइप हमें पता लग जाएगा कि वो पार्टी, अब एक सिनेरियो आया कि सर जब जीएसटी एप्लीकेबल हुआ इंडिया के अंदर, हमने जीएसटी का टैक्सेशन इंप्लीमेंट हुआ इंडिया के अंदर, तो ये मैंडेटरी हुआ कि ईच एंड एवरी बिजनेस, हर एक बिजनेस को जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन करने का मैंडेटरी है, उनको करना होगा, नेसेसिटी है, तो उसके चलते बिजनेसमैन ने कराया भी जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन। लेकिन लेटर ऑन उन्होंने एक स्पेसिफिक टर्नओवर लिमिट दी कि 20 लाख और 40 लाख की एक टर्नओवर लिमिट उन्होंने डिफाइन करी अपने टाइम इंटरवल पर, कि इस टर्नओवर लिमिट के अंदर अगर आपका बिजनेस रन हो रहा है तो आपको जीएसटी नंबर की भी जरूरत नहीं है और जीएसटी रिटर्न फाइल करने की भी शायद जरूरत नहीं है। तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, अब जब वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो जीएसटी नंबर अवेल करके, अब उन्होंने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन कराया बट लेटर ऑन जब उनको इस चीज के बारे में पता लगा कि उनको तो रिटर्न फाइल ही नहीं करनी है या उनका जो बिजनेस है वो टर्नओवर की लिमिट को क्रॉस ही नहीं करता है, तो उन लोगों ने वो जीएसटी नंबर सरेंडर कर दिया या कैंसिल कर दिया। तो इस चीज का कैसे पता लगेगा, पार्टी जनरली इन्फॉर्म कम करती है, हम बिल बनाते रहते हैं, रेज करते रहते हैं पार्टी का जीएसटी नंबर डाल के, और मान लीजिए स्टार्टिंग के 3 महीने हमने जब बिलिंग करी तो पार्टी एक्टिव थी, जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड था, 3 महीने के बाद उन्होंने जीएसटी नंबर सरेंडर कर दिया या डीएक्टिवेट कर दिया, तो इस चीज का हमें कैसे पता लगेगा। तो बिजी हमें ये फैसिलिटी भी देता है और ऑटोमेशन के साथ देता है कि एक सिंगल क्लिक के ऊपर आप ये पता कर सकते हैं कि राइट नाउ अभी के टाइम पर उस जीएसटी नंबर का स्टेटस क्या है, वो एक्टिव है, डीएक्टिव है, कैंसिल कर दिया गया है जीएसटी की साइड से, या फिर सरेंडर कर दिया गया है आपके वेंडर की तरफ से, ताकि आप बिल रेस करने से पहले उसको मेक श्योर कर सकें कि आपका जो इनवॉइस है वो कंप्लायंस को पूरा करेगा। लास्ट है हमारा कि जीएसटी वैलिडेशन एक बिल्कुल सही टूल है, एक सटीक टूल है, कि जब हम रिटर्न फाइलिंग की बात करते हैं एक सॉफ्टवेयर से ऑटोमेशन मोड में,
तो रिटर्न फाइलिंग के अंदर बहुत सारा डेटा हमारा होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं जिसके, तो पार्टी का जो क्राइटेरिया पूरा फुलफिल किया जाता है, या जो बेस होता है पार्टी को वैलिडेट करने का, वो होता है उसका जीएसटी नंबर। तो अनटिल अनलेस जब तक आप उसका जीएसटी नंबर वैलिडेट नहीं करते हैं, वो पार्टी ही वैलिडेट नहीं होगी या पार्टी ही वेरीफाई नहीं होगी जिसके लिए आपने इनवॉइस बनाया और उसके लिए आपने रिटर्न फाइल करी। अगर जीएसटी नंबर गलत है, पार्टी अनरजिस्टर्ड है, आपने रजिस्टर्ड कर दिया है और उसके बावजूद आपने बिलिंग करके रिटर्न फाइल कर दी, तो वो एरर के साथ रिटर्न अपलोड होगी और पोर्टल उसको रिजेक्ट कर देगा। तो वो लास्ट टाइम का जो एक प्रेशर होता है रिटर्न फाइल करने का, उससे बचने के लिए या वो गलतियां ना दोहराने के लिए बिजी जीएसटी वैलिडेशन एक पावरफुल और सही टूल है कि जब भी हम इनवॉइस बनाएं या वीकली या मंथली, हम सभी पार्टियों को जीएसटी नंबर को चेक कर लें। अब ये तो इसके बेनिफिट्स है, और भी कई तरीके से ये जीएसटी वैलिडेशन हमें हेल्प करती है। आपको वन बाय वन पार्टी में जाकर के वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है, आप बल्क में भी सॉफ्टवेयर के अंदर पार्टीज के जीएसटी नंबर वैलिडेट कर सकते हैं। एक सिंगल क्लिक के ऊपर जितने भी आपके वेंडर्स हैं, पूरे ग्रुप ले सकते हैं आप, उसके अंदर अपना डेटर्स ले सकते हैं, क्राइटर्स ले सकते हैं, वन बाय वन पूरे ग्रुप का आप जीएसटी नंबर वैलिडेट कर सकते हैं, रिटर्न फाइलिंग स्टेटस पता कर सकते हैं उनका। तो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं सर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस एक्सचेंज। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस एक्सचेंज ये हमारी कैसे हेल्प करता है? अब टाइम है सर डिजिटलाइजेशन का, ऑटोमेशन का, जो हमने अभी पूरे वेबिनार के दौरान डिस्कस कर रहे हैं और जो देख रहे हैं कि हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं। एक टाइम है सर कि जब हम बात करते हैं हम एक सॉफ्टवेयर से वर्कआउट कर रहे हैं, तो एक टाइम होता था कि आपने एक इनवॉइस रेज किया, उसकी हार्ड कॉपी आप बाय कोरियर भेजेंगे, तब वो कोरियर पार्टी के पास पहुंचेगा और तब वो पार्टी उस इनवॉइस को अपनी बुक्स के अंदर बुक करेगी। तो ये एक लेंथी प्रोसेस जो उस समय के दौरान मैक्सिमम हो सकता था वो किया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक जो फैसिलिटीज हैं, जो ऑटोमेशन है, वो अपने आप को इतना इंट्रोड्यूस कर रहा है कि ना सिर्फ हमारी ह्यूमन बींग्स की लाइफ इजी बना रहा है, बल्कि हमारे बिजनेसेस को भी और ज्यादा इजी बना रहा है। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस एक्सचेंज एक टूल है बिजी के अंदर, जो एक फीचर है, वो कैसे हेल्प करेगा या उसका क्या कंसेप्ट है वो समझते हैं। एक्सचेंज इनवॉइस ऑन अ क्लिक, कि अब आपको जरूरत नहीं है सर कि आप इनवॉइस को रेज करें, उसकी हार्ड कॉपी बनाएं, फिर उसको कोरियर करें और 2 डेज 3 डेज या 1 वीक के बाद वो पार्टी के पास पहुंचे और वो फिर उसको अपनी बुक्स में बुक करें। अब एक जैसे ही आपका इनवॉइस बन के प्रिपेयर होगा, आपका इनवॉइस एक सिंगल क्लिक के ऊपर पार्टी के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। वहां पर बस एक ये कंडीशन है कि सामने वाली पार्टी भी, अब हम और आगे चलने से पहले एक बार पहले इस फीचर का कंटेक्स्ट समझते हैं कि फीचर का कंटेक्स्ट कैसे और इम्प्लीमेंटेशन कैसे है। सबसे पहले तो जो फीचर का नाम दिया गया है सॉफ्टवेयर के अंदर वो बीडेप कहा गया है। बीडेप यानी कि बीडीईपी, बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। तो बीडीईपी एक फीचर दिया हुआ है बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। फैसिलिटी है कि एक यूजर बिजी यूज कर रहा है और सामने वाली पार्टी भी बिजी यूज कर रही है। तो एक यूजर ने अगर बिल बनाया है सामने वाली पार्टी के लिए, तो उसी बिल को वापस से दोबारा पंच करने की कोई जरूरत नहीं है, दोबारा से फीड करने की कोई जरूरत नहीं है उस ऑपरेटर को या सामने वाली पार्टी को। एक क्लिक के ऊपर, क्योंकि दोनों बिजी ही यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो एक सिंगल क्लिक के ऊपर वो उनके बिजी में एक्सचेंज हो जाएगा, सामने वाली पार्टी के बिजी के डेटा बेस के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है। अब ये एक्सचेंज कैसे पॉसिबल है? बड़ी कॉमन सी चीज है सर। अगर आप लोगों को मुझ तक पहुंचना है, मुझसे कांटेक्ट करना है, तो क्या चीज रिक्वायर्ड हो सकती है? ईमेल के थ्रू अगर आप आना चाहेंगे तो आपको एक ईमेल आईडी चाहिए होगी। फोन के थ्रू अगर आप आना चाहेंगे या मैसेज के थ्रू आना चाहेंगे तो आपको एक फोन नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि मेरा होना चाहिए इसमें यूनिकली। तो इसी तरीके से मुझे अगर किसी स्पेसिफिक पार्टी को ही उसका इनवॉइस भेजना है, वो इनवॉइस किसी दूसरी गलत पार्टी को ना चला जाए, ये कैसे मेक श्योर करेगा? इसको मेक श्योर करने का तरीका है कि बिजी एक बीडैप आईडी जनरेट करता है जो कि यूनिक होती है हर एक पार्टी के लिए, और वो बीडैप आईडी, आपकी अपनी आईडी आपको एक्सचेंज करनी होगी सामने वाली पार्टी के साथ, और सामने वाली पार्टी अपनी आईडी बीडैप की एक्सचेंज करेगी आपके साथ, जो कि दोनों ही पॉइंट पर, सेलर और बायर दोनों ही पॉइंट पर, उनको एक दूसरे के लेजर में, अकाउंट्स में मेंशन करनी होगी। और ना सिर्फ मेंशन करनी होगी, वहां पे अगेन रोल आ जाता है ऑटोमेशन का
कि वहां पे भी हमने एक प्रोविजन दिया हुआ है, एक वैलिडेशन दी हुई है। एक सिंगल क्लिक के ऊपर आप कंपनी की पूरी प्रोफाइल जो कि बीडेप आईडी बनाते हुए आपको बताना जरूरी है, उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि पार्टी का ट्रेड नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, कॉन्टेक्ट पर्सन क्या है, सो दैट आपको ये वेरीफाई हो जाए कि ये जो बीडेप आईडी आपको मिली है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ये बिल्कुल सही है। तो उस बीडेप आईडी के बेसिस पर आप इनवॉइसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस एक्सचेंज, कि वहां पे ना कोई पेपर इंक्लूड हो रहा है, ना कोई पीडीएफ फाइल इंक्लूड हो रही है सर, और आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर, डेटाबेस टू डेटाबेस आप इनवॉइसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एक्सचेंज इनवॉइस ऑन अ सिंगल क्लिक इसमें हमें हेल्प करता है कि एक सिंगल क्लिक के ऊपर आप उस इनवॉइस को एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज क्लरिकल एफिशिएंसी, कि जो हमारा क्लरिकल वर्क है जो कि दो जगह पर होना था, अगर हम इस फीचर की बात नहीं करते हैं और नॉर्मल सिनेरियो को डिस्कस करते हैं, तो कैसे होता है कि एक बिल हमने बनाया, यहाँ पर भी मेरे एक ऑपरेटर ने पूरा बिल को फीड किया मैनुअली, और उसी बिल की हार्ड कॉपी सामने वाले क्लाइंट के पास गई, उनके भी ऑपरेटर ने पूरा बिल देख करके फिर से मैनुअली वो बिल फीड किया अपने डेटाबेस में। तो चांसेस हैं सर कि दोनों में से किसी भी एंड पे क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है। तो ऑटोमेशन इसमें कैसे हेल्प कर सकता है, या बिजी सॉफ्टवेयर इसमें कैसे हेल्प कर सकता है? तो सर सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनवॉइस को मैनुअली बनाना ये तो एक नेसेसरी है, एक मैंडेटरी चीज है, क्योंकि इसको ऑटोमेशन नहीं किया जा सकता। किसी पार्टी को क्या डिस्काउंट ऑफर करना है, कितनी क्वांटिटी आपको बिल करनी है, ये तो आपको मैनुअली बताना होगा। लेकिन बिजी ने इसमें हमारी हेल्प करी कि सर जब एक सेलर पॉइंट से हमने वो डिटेल बता दी है, तो बायर पॉइंट पर उसको वापस से फीड करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट एक पॉइंट पर तो हमारा क्लैरिकल वर्क रिड्यूस हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, या आप कह सकते हैं कि बिल्कुल नील हो जाए, करना ही ना पड़े। तो उसको पॉसिबल किया बीडेप फीचर ने, कि सेलर ने तो पूरा बिल बनाया, डिस्काउंट ऑफर किया, उसमें क्वांटिटी लगाई उसमें, और स्कीम सप्लाई करी, और इनवॉइस बना के एक क्लिक के साथ उसको एक्सचेंज कर दिया। एक्सचेंज करने के बाद सामने बायर पॉइंट से नोटिफिकेशन, उनके पास एक रिपोर्ट रन कर सकते हैं वो, जिसमें वो चेक कर सकते हैं कि उनके पास कौन कौन से इनवॉइसेज उनको इलेक्ट्रॉनिक वे में रिसीव हुए हैं, और जिस इनवॉइस को वो सेव करना चाहते हैं अपने डेटाबेस में, उस पर क्लिक करके वो डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद, डाउनलोड करने का कंसर्न ये नहीं है कि डाउनलोड पर क्लिक करके आप उसको सेव कर रहे हैं डेटाबेस में। जैसे ही एक यूजर उस इनवॉइस को डाउनलोड करता है, पूरा इनवॉइस आपकी सिंगल स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, और आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी बायर के साथ जो भी म्यूचुअली एग्रीमेंट हुए थे, डिस्काउंट्स को लेके, क्वालिटी को लेके, क्वांटिटी को लेके, अगर वो सभी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं जो आपके एग्रीमेंट अकॉर्डिंग थे, तो आप उस बिल को सेव करा सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है ऑन स्क्रीन देख करके कि इनवॉइस में कुछ गलती है, कुछ डिस्काउंट कम है, अमाउंट में गलती है, चार्जेस ज्यादा लगे हैं किसी चीज के, या जीएसटी नंबर आपका गलत पंच हो गया है इनवॉइस के ऊपर, तो ये सारी चीजें अगर आपके नोटिस में आती हैं, कुछ भी इसमें से गलती लगती है, एरर लगता है, तो एट सेम टाइम पर आप उस इनवॉइस को डाउन सेव ना करके रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और रिजेक्ट करने के साथ साथ आप वहां पे रीजन भी मेंशन कर सकते हैं कि किस रीजन के चलते आपने वो इनवॉइस रिजेक्ट किया है, और जो कि वापस सेलर पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा उनको, और वो उसको अगेन मॉडिफाई करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में जो एक मैनुअल वे में अगर हम बात करें, मिनिमम 4 से 5 दिन या एक वीक मैक्सिमम का टाइम जाता, आपको फॉलो अप करना होता, आपको गलती मिलती, फिर आप बिल वापस भेजते, फिर यहाँ से एक नया बिल बन के जाता बायर के सेलर के एंड से। तो उस सारे प्रोसेस को विद इन 10 to 20 मिनट्स का काम आपके लिए कर दिया गया है, 5 मिनट्स का काम आपके लिए कर दिया गया है, कि रिजेक्ट इनवॉइस में कुछ अगर मिस्टेक है तो बायर पॉइंट पे उसको चेक करके और आप उसको सेव कर सकते हैं। और सेव करने के दौरान आपको दोबारा से पूरे कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी पार्टी की डिटेल्स फीडअप करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, तो माउस के सिर्फ कुछ क्लिक्स के ऊपर आपका पूरा इनवॉइस आपके डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो ये आपकी क्लैरिकल एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा। एक्सचेंज इनवॉइस इन पीडीएफ, अब एक तो वे हुआ सर कि इलेक्ट्रॉनिक ही तो चल, आपने एक्सचेंज कर दिया, इनवॉइस उनके डेटाबेस में पहुंचा दिया, और सामने बायर पॉइंट पे वो डेटाबेस में सेव भी कर लिया गया। लेकिन फिर भी कंप्लायंस के लिए ये जरूरी होता है कि उसकी सॉफ्ट कॉपी या उसकी हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एज अ बायर आपके पास आपके इनवॉइसेस की हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होनी चाहिए। तो उसके लिए भी इसमें प्रोविजन है कि ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, बल्कि एक्सचेंज के साथ साथ आप उसको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो इलेक्ट्रॉनिकली उनके डेटाबेस में तो इनवॉइस जाएगा ही, साथ में पीडीएफ भी चली जाएगी, यानी कि सॉफ्ट कॉपी भी चली जाएगी, जिसके लिए अलग से सेपरेटली आपको कोई ईमेल करने की जरूरत नहीं होगी, या अलग से अटैच करके कहीं से ईमेल आपको एक्सटर्नल अटैचमेंट करके पीडीएफ सेव करके आपको मेल करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है नो नीड टू डेटा फीडिंग एट पार्टी एंड। जैसे हमने डिस्कस किया सर, एक सेलर पॉइंट से इनवॉइस बना और बायर पॉइंट पे जाके बस क्रॉस चेक करके उसको हमने सेव करा लिया, तो वहां पे डेटा फीडिंग की तो हमें जरूरत ही नहीं है, वहां पे क्लरिकल वर्क का काम ही खत्म हो गया। माउस के सिर्फ 2 क्लिक्स के ऊपर आपका पूरा इनवॉइस आपके डेटाबेस में ऐड हो गया, एक क्लिक हुआ आपका डाउनलोड और सेकंड क्लिक हुआ आपका सेव। एक्सचेंज इनवॉइसेज इन एनक्रिप्टेड फॉर्म। अब एक कंसर्न आता है कि सर एक बिजनेस के अंदर जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं, दो पार्टियां जब आपस में ट्रांजेक्शन कर रही होती हैं, तो इनवॉइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर। अब इसकी सिक्योरिटी कैसे मेक श्योर की जाए, इसकी सिक्योरिटी कैसे मेक श्योर करी जाए। पॉइंट रहता है कि सर कोई हैक कर सकता है हमारे इनवॉइसेस पे, हमारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस होते हैं जो कि पार्टी टू पार्टी वेरी करते हैं, तो ये कैसे मेक श्योर करेंगे। तो बिजी ने इसका भी पूरा ख्याल रखा इम्प्लीमेंट करने के दौरान कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस एक्सचेंज होगा वो आपका एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। एनक्रिप्टेड फॉर्म यानी कि एक प्रोग्राम्ड मैनर में होगा कि जो आपका सिर्फ बिजी के अंदर ही ओपन किया जा सकता है, अपार्ट फ्रॉम बिजी उस डेटाबेस को ओपन करके आप उसमें कुछ भी एनालाइज नहीं कर सकते हैं। तो वो एक एनक्रिप्टेड फॉर्म होगी जो कि सिर्फ बिजी टू बिजी ही सेंड की जा सकती है और बिजी टू बिजी ही रीड की जा सकती है। तो इसमें आपकी रिलायबिलिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है इनवॉइसेस को लेकर के, और आपकी कंप्लायंस सिक्योर हो जाती है उसके अंदर। नेक्स्ट टूल है आज का हमारे पास बिजी एजेंट ऑटो बैकअप। सर जैसे जैसे हम बात करते हैं कि हम टाइम के साथ साथ प्रोसेस जितने भी हमारे अराउंड आसपास प्रोसेसेस हैं उनको ऑटोमेट करते जा रहे हैं, उनको डिजिटलाइज करते जा रहे हैं, उन्हीं चीजों के साथ साथ हर एक चीज के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो जैसे कि हमने अभी सभी टॉपिक्स में ऑटोमेशन के एडवांटेजेस तो देखे, डिजिटलाइजेशन के एडवांटेजेस तो देखे, एक उसमें ड्रॉबैक भी रहता है कि जब आप चीजों को डिजिटलाइज करते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तो वहां पे चांसेस होते हैं आपके आपके डेटाबेस के हैक होने के, आपके डेटाबेस के अफेक्ट होने के वायरसेस से। तो बिजी एजेंट जो कि बिजी की एक यूटिलिटी है, ऑटोमेशन मोड में कैसे आपकी हेल्प करेगा उन सभी चीजों, आपके डेटाबेस को सिक्योर करने में, आपके डेटाबेस को मेलवेयर से बचाने के लिए, ट्रोजन से बचाने के लिए वो कैसे हेल्प करता है, ये समझने की जरूरत है। और बैकअप हर एक सॉफ्टवेयर के लिए, ना सिर्फ बिजी की बात, जनरली भी किसी भी एप्लीकेशन के लिए, इवन टू इवन हम लोग डे टू डे लाइफ में व्हाट्सएप यूज करते हैं, और व्हाट्सएप ने भी बैकएंड पर प्रोविजन किया हुआ है, डेली नाइट्स में उसका आपका बैकअप ऑटोमेटिकली डन हो जाता है, आप लोगों को नोन भी नहीं होता है, और आप व्हाट्सएप यूज कर रहे होते हैं और बैकएंड पे उसका बैकअप जो है वो कंप्लीट हो जाता है, सो दैट कि किसी केस में डिवाइस डैमेज हो जाए, डिवाइस कोई फंक्शन हो जाए, नहीं वर्क कर रही है, तो आप किसी दूसरी डिवाइस में वो डेटा को रीस्टोर करके वापस अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। सेम चीज हमने बिजी में भी इम्प्लीमेंट करी कि स्टे स्मार्ट स्टे फ्री, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो बिजी ऑटो बैकअप इसी का एक टूल है, बिजी एजेंट इसी के लिए एक यूटिलिटी है। लेट्स सी, देखते हैं सर कैसे हमारी हेल्प होगी इसके अंदर। और जैसे कि हमने बात करी कि साइबर अटैक्स बहुत होते हैं, जब हम बात करते हैं डिजिटलाइजेशन की ओर जाने की या ऑटोमेशन मोड में जाने की, तो वहाँ पे साइबर अटैक्स के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि जब हम सिस्टम्स को इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं, हम दूसरी कोई वेबसाइट्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो बैकएंड से काफी सारी अनवांटेड फाइल्स आ जाती हैं जो आपके इंपॉर्टेंट डेटाबेस की फाइल्स को डिस्टर्ब कर सकती हैं, करप्ट कर सकती हैं। तो अल्टीमेटली एक सॉफ्टवेयर में, किसी भी एक एप्लीकेशन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो उसका डेटाबेस होता है। अगर आपका डेटाबेस सिक्योर है, सेफ है, अल्टीमेटली आपका पूरा सॉफ्टवेयर, पूरा सिस्टम सेफ एंड सिक्योर है। सबसे पहले जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, सिक्योर डेटाबेस इन एनक्रिप्टेड फॉर्म। अब सर बैकअप तो हो गया, कंसर्न फिर से पहले वाला हमारा रेज हो गया यहाँ पर कि सर डेटाबेस तो आपने बैकअप का प्रोविजन बना दिया, लेकिन ये बैकअप का मिसयूज भी तो किया जा सकता है। तो आई वुड लाइक टू से कि ये जो बैकअप आपका जनरेट होगा, जो बिजी एजेंट की यूटिलिटी आपके लिए लेगी आपके बिजी डेटाबेस से,
ये डेटाबेस भी एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, ये डेटाबेस भी सिर्फ एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, और रीस्टोर या एक्सेस भी सिर्फ बिजी की ही एप्लीकेशन में किया जा सकता है, वो भी एक वैलिडेट आईडी और पासवर्ड के साथ। विदाउट आईडी एंड पासवर्ड, लॉगिन आईडी पासवर्ड, आपके लिए ये डेटाबेस भी यूजलेस हो जाएगा। किसी भी थर्ड पर्सन के लिए ये अगर वो लेके चले जाते हैं बैकअप, तो उनके लिए वो यूजलेस है। पहली चीज तो वो एनक्रिप्टेड है, किसी और एप्लीकेशन में अगर वो एक्सेस करने की, ओपन करने के लिए कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, तो ये एनालाइज ही नहीं होगा, ओपन ही नहीं हो सकता। और दूसरी चीज की सिर्फ बिजी में ही, बिजी की ईएक्सी में ही ये रिस्टोर किया जा सकता है, और उसके बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड मैंडेटरी है इसको देना। ऑटो बैकअप शेड्यूल, ये सर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड फीचर था। ऑटो बैकअप शेड्यूल एक बैकअप यूटिलिटी के अंदर आज के टाइम को देखते हुए सबसे ज्यादा डिमांडेड और रिक्वायर्ड पॉइंट है कि शेड्यूलिंग का जरूर एक प्रोविजन होना चाहिए कि बैकअप कब किया जा सके, किस टाइम पर किया जा सके, या कितनी बार किया जा सके। तो बिजी एजेंट ने इस कंसर्न को बिल्कुल ही कवर कर लिया, बिल्कुल ही खत्म कर दिया अपनी इस यूटिलिटी के साथ, कि जहां पर हमारे पास ये ऑप्शन है, ये फैसिलिटी है कि हम अपने बैकअप का टाइम यूजर के अकॉर्डिंग, जैसा यूजर चाहता है उनके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ना सिर्फ टाइम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, विद इन अ डे, एक सिंगल डे में आप मोर देन 2 टाइम्स यानी कि 3 टाइम्स आप उसका बैकअप इंटरवल सेट कर सकते हैं। एक दिन में आप एक ही डेटाबेस की 3 अलग अलग कॉपी बना सकते हैं, अलग अलग टाइम पर बना सकते हैं। और इसके साथ साथ आप टाइम सेट करने के लिए तो फैसिलिटी देता ही है बिजी एजेंट यूटिलिटी, डेज के लिए भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कि एक कंडीशन आएगी जहां पर आपने कहा सर कि आपका जो बिजनेस है वो 24/7 रन होता है, 24/7 रन होता है, तो वहां पे वीक के सभी डेज में आपको मैंडेटरी है या जरूरत है कि आपको बैकअप लेना होगा। और एक बिजनेस प्रोसेस ऐसा है जहां पर आप कहते हैं सर वीक के अंदर सिर्फ 5 डे वर्किंग होता है, 2 डेज ऑफ होता है। तो उन 2 डेज में जब ऑफ होता है तो हमारा इंटरनेट भी नहीं होता है सिस्टम के ऊपर, और हम अननेसेसरी नहीं चाहते हैं कि वहां पर बैकअप की कोई प्रोसेस हो जिसके लिए हमें सिस्टम ऑन रखना हो। तो ये भी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप डेज भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर डेली ना होकर के अल्टरनेट डेज पे हो जाए हमारा बैकअप, मंडे हो गया, फिर उसके बाद वेडनेसडे हो गया, ट्यूसडे बीच में छोड़ दिया। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी, ये यूटिलिटी हमें देती है, जहां पर आप डेज को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, टाइम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और एक सिंगल डे के अंदर 3 बार का टाइम आप उसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बैकअप नोटिफिकेशन, अब सर बात हुई कि बैकअप शेड्यूल तो कर दिया, डेटाबेस भी हमारा एनक्रिप्ट हो गया, बैकअप होगा अगर हमारा, तो उसकी नोटिफिकेशन हमें कैसे पता लगेगा कि बैकअप सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, या कोई टेक्निकल एरर, मशीन का एरर हो गया है, या कोई भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया सर्विसेज को लेकर के जिसकी वजह से बैकअप इनकम्प्लीट रह गया। इस चीज का हमें कैसे इंटीमेट होगा, हमें यूजर को कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए भी इस यूटिलिटी में एक प्रोविजन दिया गया, ऑटोमेशन प्रोविजन दिया गया बिजी बैकअप नोटिफिकेशन का, जिसको हम 2 तरीके से इसमें कवर करते हैं। एक तो आप उसके जरिए ईमेल से नोटिफिकेशन ले सकते हैं, या यूजर उससे ईमेल के जरिए नोटिफिकेशन ले सकता है इस यूटिलिटी के जरिए, कि जितनी बार भी उनका बैकअप कंप्लीट होगा, उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जो उन्होंने कॉन्फ़िगर करी है एजेंट में, बिजी एजेंट यूटिलिटी में, उस मेल आईडी पे उनको ऑटोमेटिक मोड में मेल चला जाएगा कि आपकी 4 स्पेसिफिक अलग अलग डेटाबेस थी, अलग अलग कंपनीज थी, उनका बैकअप आपका सक्सेसफुली डन हो गया है, या 4 में से 3 कंपनीज का सर डन हो गया है, एक कंपनीज का बैकअप कंप्लीट नहीं हुआ। अब उसका रीजन आपको एटलीस्ट ये इंटीमेट तो हुआ कि एक कंपनी का बैकअप नहीं हुआ है, तभी तो आप यूटिलिटी को ओपन करके चेक करेंगे कि क्या रीजन था, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट था जिसकी वजह से जो बैकअप है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये तो हुआ एक वे, एक मोड हुआ हमारा, कि जहां पे हमने कहा कि ईमेल के जरिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ईमेल के जरिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरा मोड क्या होता है? दूसरा मोड है सर बिजी 18 के साथ, बिजी 18 वर्जन जो कि हमारा राइट नाउ लेटेस्ट वर्जन है, उसमें हमने प्रोविजन दिया बीएनएस का, बिजी नोटिफिकेशन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन का, कि एंड्रॉयड बेस्ड, और नॉट सिर्फ एंड्रॉयड बेस्ड, अब आईओएस बेस्ड भी है उसके अंदर, कि आप बीएनएस को आईओएस और एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं, और उन मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर आप ये नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हैं कि आपका बैकअप कंप्लीट हो गया है या फेलियर हो गया है।
तो बैकअप नोटिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट है सर आपका बैकअप ऑन नेटवर्किंग। अभी तक सर हमारे पास एक ये रिस्ट्रिक्शंस थी या एक बैरियर था कि हम अपने सॉफ्टवेयर का जो बैकअप है वो सिर्फ सेम मशीन पे ले सकते हैं, सेम सिस्टम पर ले सकते हैं, यानी कि जहां पर हमने बिजी एजेंट की यूटिलिटी कॉन्फ़िगर करी सिर्फ उसी सिस्टम पर बैकअप लिया जा सकता है। बट ये भी एक कंसर्न हुआ हमारे सामने जब हम इस यूटिलिटी को डेवलप किया बिजी R&D टीम ने, कि सेम सिस्टम पर अगर हमने बैकअप लिया और उस पर कोई साइबर अटैक हो जाता है, कोई वायरस अटैक होता है, तो वो सिस्टम तो पूरा ब्लॉक हो गया या क्रैश हो गया, अब उसका बैकअप का भी कोई हमारे लिए एडवांटेज नहीं रहा। तो क्या कुछ ऐसा प्रोविजन हो सकता है कि जो हमारे क्लाइंट सिस्टम्स और जो नेटवर्किंग में ऐड है हम ये बैकअप की कॉपी उन पर रखवा सकें? बिल्कुल सर, ये 100% पॉसिबिलिटी बनाई गई और ये प्रोविजन भी इस यूटिलिटी में दिया गया कि आपका जो बिजी डेटाबेस का बैकअप है वो ना सिर्फ आप सेम मशीन पे ले सकते हैं, सेम कंप्यूटर पर ले सकते हैं, बल्कि उसके साथ कनेक्टेड नेटवर्किंग की किसी दूसरी मशीन के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप नेटवर्किंग में एक सिस्टम का आप फोल्डर शेयर करके उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस यूटिलिटी में, और उस फोल्डर के अंदर आपका जो डेटाबेस का बैकअप है वो सेव होता रहेगा। नेक्स्ट है एडेड एंटीवायरस प्रोटेक्शन। आज की जो हमारी प्रैक्टिस है बिजनेस की और जनरली सिस्टम कंप्यूटर्स को सिस्टम्स को यूज करने की, हर एक पर्सन का अपना एक इंपॉर्टेंट डेटा सर सिस्टम पर अवेलेबल होता है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसको सिक्योर करने के लिए, उसको सेव करने के लिए सभी लोग एंटीवायरस का यूज करते हैं, जो कि एक चार्जेबल और एक पेड एप्लीकेशन या आप कह सकते हैं एक पेड लाइसेंस होता है। और उस एंटीवायरस का वर्किंग ये होता है कि आपका जो भी आपके साइबर अटैक्स हैं उनसे आपको सिक्योर कर, आपके डेटाबेस को सेफ एंड सिक्योर रखना। तो बिजी एजेंट भी कुछ इसी मैनर में, कुछ इसी तरीके से हमारी हेल्प करता है, हमारे बिजनेस की हेल्प करता है, एंटीवायरस की तरह ही काम करता है। एंटीवायरस डायरेक्टली साइबर अटैक्स को रिस्ट्रिक्ट करता है सिस्टम में एंटर होने के लिए, उनको रोकता है, डेटाबेस को सिक्योर करता है। बिजी एजेंट जो बिजी का डेटाबेस है उसकी एक बैकअप कॉपी आपको प्रोवाइड करता है, एक एडिशनल डेटाबेस आपको प्रोवाइड करता है, अपडेटेड डेटाबेस आपको प्रोवाइड करता है, और वो भी आपके शेड्यूल्ड टाइम पर, पीरियोडिकल टाइम पर, सो दैट कि अगर इन केस की एंटीवायरस नहीं है और कोई साइबर अटैक हो जाता है, कोई भी वायरस अगर आपके सिस्टम पर आ गया या सिस्टम फेलियर हो गया, हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, तो उस केस में आप वो डेटाबेस को रिस्टोर करके किसी भी सेकंड मशीन पर, किसी भी सेकंड कंप्यूटर पर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली बिजी एजेंट भी उसी मैनर में काम कर रहा है, एंटीवायरस को भी और ज्यादा एनहेंस कर रहा है, आपके सिस्टम की पावर को भी, सिस्टम के डेटाबेस को भी, बिजी के डेटाबेस को भी प्रोटेक्ट कर रहा है बैकअप के रूप में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैकअप की जो कैपेसिटी है कि हमने एक लोकेशन बताई कि जहाँ पे हमें बैकअप की कॉपीज रखवानी है, डेटाबेस का बैकअप रखवाना है, उसकी कैपेसिटी इसके अंदर और भी ज्यादा स्केलेबल कर दी, और भी ज्यादा एनलार्ज कर दी, इतना कैपेबल बना दिया कि मोर देन 3 मंथ्स, बिल्कुल सही सर, मोर देन 3 मंथ्स आप इसकी बैकअप को रिटेन कर सकते हैं इस यूटिलिटी के थ्रू अपने सिस्टम में। 99 डेज तक का लास्ट आप बैकअप रिटेन कर सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, या जो भी लोकेशंस आपने कॉन्फ़िगर करी हैं बिजी एजेंट के अंदर। तो ये बिजी एजेंट यूटिलिटी का शानदार इंप्लीमेंटेशन है विद ऑटोमेशन, कि ऑटोमेटिकली बैकअप जो आपने शेड्यूल किया है वो आपका बैकअप डन हो जाता है, उस डन होने के बाद उसकी नोटिफिकेशन भी चली जाती है, और इन केस की अगर नहीं भी होता है तब भी आपको नोटिफिकेशन चली जाती है, सो दैट कि आप उसको रिजॉल्व कर सके प्रॉब्लम को। नेटवर्किंग में आप इससे बैकअप ले सकते हैं, एंटीवायरस की तरह ही काम करेगा, आपके बैकअप की एक कॉपी बना के आपको देता रहेगा जो भी टाइम आपने शेड्यूल किया है, और लास्ट 99 डेज का बैकअप आपके पास रहेगा कि कोई भी अगर गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, तो आप किसी भी डेट का बैकअप रिस्टोर करके उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको रीचेक कर सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, कि सबके अलावा जो सबसे एक मेन पॉइंट है, जो सबसे एक इम्पोर्टेंट रोल है, वो हमारा है सर कि इस यूटिलिटी को काम करने के लिए आपको बिजी में बिजी ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिजी की EXE ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है, या बिजी में कंपनी ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है। कि जब हम कहते हैं कि मोस्टली सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि उनकी बैकअप यूटिलिटी तब काम करती है जब वो सॉफ्टवेयर की EXE या वो सॉफ्टवेयर आपके इंटरफेस पे रन कर रहे होते हैं, आपके सिस्टम की सर्विसेज में वो उनकी सर्विसेज रन कर रही होती है। लेकिन इसके बिल्कुल हट करके दूसरी तरफ बिजी ने यूटिलिटी इस तरीके से इंप्लीमेंट करी, इस तरीके से ऑटोमेट करी कि जब आपकी बिजी की EXE नहीं भी चल रही है, बैकअप का लोकेशन आपने दिया हुआ है,
तो इसका बैकअप बैकएंड पे ऑटोमेटिकली डन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। और अगर आप लोग यूजर, जो भी कस्टमर्स है, जो भी यूजर्स हैं, बिजी यूज कर रहे हैं और जिस कंपनी को आपने कॉन्फ़िगर किया है उसको भी आप यूज कर रहे हैं, और जिस समय अगर आप यूज कर रहे हैं उस समय का अगर आपने टाइम कॉन्फ़िगर कर दिया बिजी एजेंट में, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर आपको रुकना पड़ेगा काम करने के लिए, या आपको कोई स्क्रीन पे पॉपअप आएगा, कोई भी एक बैरियर आएगा कि जिसके लिए आपको वेट करना होगा कि बैकअप डन होगा तब काम होगा। बिल्कुल नहीं सर, इसी चीज को बहुत अच्छे से मैनेज किया यूटिलिटी ने कि बैकएंड पर ही बैकअप डन हो जाएगा, बैकएंड सर्विस पर ही सिस्टम की, और आपको वर्किंग करते हुए पता भी नहीं लगेगा कि आपके शेड्यूल टाइम पर बैकअप होकर के सेव हो गया है। ये इसका सबसे ज्यादा एक पावरफुल एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी ओपन करने की जरूरत नहीं है, और अगर ओपन करके वर्किंग भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके पास कोई बैरियर नहीं आएगा, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं आएगी, आपका बैकअप सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑटो इनवॉइस फ्रॉम चालान। एक बिजनेस साइकिल के अंदर जब हम बात करते हैं तो एक अकाउंटिंग साइकिल भी होता है सर। इनवॉइस के टर्म में अगर हम बात करें, इनवॉइसिंग की टेक्स्ट में अगर हम बात करें, कि वहाँ पे एक अकाउंटिंग साइकिल होता है, जिसको हम कहते हैं कि एक अगर बिजनेस प्रॉपरली किसी अच्छे मैनर में काम कर रहा है, या उनकी एक प्रैक्टिस ऐसी है जहाँ वो कहते हैं कि सर सबसे पहले हमें ऑर्डर रिसीव होता है, ऑर्डर के बाद हमें चालान के बेसिस पर डिलीवरी देनी होती है क्लाइंट को, और चालान के बाद फाइनली जब डिलीवरी रिसीव हो जाती है या डिलीवर हो जाती है पार्टी एंड पर, तब हमें उसका टैक्स इनवॉइस रेज करके उनको देना होता है। कहने का मतलब कि एक प्रोसेस इंप्लीमेंट किया हुआ है, एक प्रोसेस बनाया हुआ है बिजनेस में कि सबसे पहले चालान रेज होगा, चालान के बाद एक ऑर्डर जनरेट होगा पार्टी के एंड से, और उस ऑर्डर सॉरी सबसे पहले ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बाद चालान जनरेट होगा, और चालान के बाद उसका टैक्स इनवॉइस रेज किया जाएगा। अब इस प्रोसेस के अंदर ऑटोमेशन कैसे हेल्प करेगा या बिजी हमें कैसे फैसिलिटेट करेगा वो देखना है। मेक अ इनवॉइस ऑन अ क्लिक, एक सिंगल क्लिक के ऊपर आप एक इनवॉइस को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब सर पॉइंट उठेगा कि सर ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही क्लिक के ऊपर पूरा इनवॉइस प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि एक इनवॉइस के अंदर सर हम सभी लोगों को नोन है कि पार्टी की डिटेल्स भी होती है, हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स की डिटेल होती हैं, उनके प्राइजेस अलग अलग होते हैं, उनके डिस्काउंट्स क्वांटिटी अलग अलग होती हैं, नरेशंस भी होती हैं कुछ हमारी, जो कि नोट्स होते हैं हमारे कुछ, या टैक्सेशन या डिस्काउंट या फ्रेट। ओवरऑल बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो सभी कंपोनेंट्स मिल करके एक टैक्स इनवॉइस को कंप्लीट करते हैं। तो एक ही क्लिक पे वो सारे कंपोनेंट्स कैसे अपने आप लोड हो जाएंगे या कैसे अपने आप कवर हो जाएंगे, उसी चीज को ऑटोमेट किया गया है कि अगर आपने सिस्टम में ये प्रोसेस इंप्लीमेंट किया है कि पहले ऑर्डर आएगा, फिर चालान जनरेट होगा, और उसके बाद आपका इनवॉइस बनेगा, तो आपने ऑर्डर पंच करना है बस। सबसे पहले जो पार्टी से ऑर्डर आपको रिसीव हुआ है वो ऑर्डर आपने पंच कर दिया, और पूरे तरीके से पंच कर दिया कि जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीड हुई हैं, जो आपके डिस्काउंट स्कीम्स, जो आपकी क्वांटिटीज, जो आपकी क्वालिटीज प्रोडक्ट्स की, जो भी आपके फ्रेट एंड फॉरवर्ड, तो वो सभी आपने पूरे ऑर्डर के अंदर पंच कर दिए। अब उस ऑर्डर को आप डायरेक्टली एक सिंगल शॉर्टकट की के बेस पे कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, F11, बिजी इंटरफेस की हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में, तो F11 अगर आप चालान में जाकर के प्रेस करते हैं तो एज इट इज ऑर्डर कन्वर्ट हो जाता है आपका चालान के अंदर। अब लेट सपोज सर यहाँ पे एक क्राइटेरिया हो सकता है, एक कंसर्न हो सकता है कि कहा जाता है कि सर ऑर्डर तो आया था 1000 क्वांटिटी के लिए फॉर एन एग्जांपल, और जो अभी चालान पर डिलीवरी हो रही है वो सिर्फ पॉसिबल है ओनली 200 या फिर 400 क्वांटिटी के लिए, कि हमने इसमें कहा कि 1000 क्वांटिटी का पूरा एक ऑर्डर हमें रिसीव हुआ, उसकी डिलीवरी हमें 1 महीने में देनी है, और हमने उसमें क्या करा कि 4 अलग अलग चालान के ऊपर उसकी डिलीवरी दी है। एक ही इनवॉइस में एक ही चालान के बेसिस पे हमने उसको डिलीवरी नहीं दी है, हमने उसके 4 अलग अलग चालान बनाए और चारों चालान की क्वांटिटी अलग अलग है, जस्ट ओनली क्वांटिटी अलग है, प्राइस डिस्काउंट रेट एंड फॉरवर्ड वो सिमिलर है। तो नेक्स्ट फिर आया कि अब इनवॉइस के अंदर क्या ये पॉसिबल है कि चारों चालान को हम इंक्लूड कंसीडर कर सके, कंसोलिडेट कर सकें? जी हाँ बिल्कुल सर, बिजी इंटरफेस के अंदर ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक इनवॉइस के अंदर, एक टैक्स इनवॉइस में आप मल्टीपल चालान एडजस्ट करा सकते हैं, मल्टीपल चालान पिक करा सकते हैं, और जैसा कि हमने पॉइंट दिया आपको मेगा इनवॉइस ऑन अ क्लिक, कि एक सिंगल इनवॉइस के क्लिक के ऊपर, यानी कि एक
F11 की की प्रेस करेंगे और चलान आपके स्क्रीन पे आएंगे, आपको सिलेक्ट करके ओके करना है और एज इट इज पूरी डिटेल्स कन्वर्ट हो जाएंगी आपकी टैक्स इनवॉइस में। नेक्स्ट देखते हैं रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक्स। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि किसी भी प्रोसेस के अंदर या किसी भी टास्क के अंदर रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विदाउट इनके हम मेजर नहीं कर सकते, हम मॉनिटर नहीं कर सकते, हम कंट्रोल नहीं कर सकते उस प्रोसेस को, उन चीज़ों को जो हम करना चाह रहे हैं। तो चलान और ऑर्डर जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं या इसके बेसिस पे जब हम इन्वॉइसिंग करते हैं तो हमें इनके रिगार्डिंग, इनके रिस्पेक्ट में हमें रिपोर्ट्स भी मल्टीपल और अलग अलग वर्टिकल्स से रिपोर्ट हमें मिल जाती है कि जहां हम कहते हैं कि हमें पार्टी से पेंडेंसीज देखनी है कि कितने ऑर्डर पेंडिंग है एक स्पेसिफिक पार्टी के लिए या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पार्टी के लिए। और उसी के साथ दूसरा भी एक वर्टिकल होता है रिपोर्ट का कि एक तो हम देखना चाहते हैं पार्टी वाइज, दूसरा हम देखना चाहते हैं प्रोडक्ट वाइज कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट है उसके लिए किन किन पार्टीज की पेंडेंसीज चल रही हैं। अब वो पेंडेंसीज सर दोनों में हो सकती हैं, ऑर्डर्स में भी हो सकती हैं और चलान में भी हो सकती है। ऑर्डर पार्शियली डिलीवर कर दिया आपने, पार्शियली पेंडिंग है। चलान आपने कन्वर्ट कर दिया टैक्स इनवॉइस में। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जैसे हमने डिस्कस किया कि 4 अलग अलग हमने चलान बनाए थे, 2 चलान को हमने कंसोलिडेट करके एक टैक्स इनवॉइस रेज करके पार्टी को दे दिया, अभी भी 2 चलान जो है वो हमारे पेंडिंग में है। तो अब अगर हमें आज की डेट में ये देखना है कि कौन सी पार्टी के चलान है जो पेंडिंग है टैक्स इनवॉइस कन्वर्ट होने के लिए, तो अल्टीमेटली हमें किसकी जरूरत होगी? रिपोर्ट्स की, एनालिटिक्स की। तो एनालिटिक्स हमें एम्पावर करते हैं, हमारे बिजनेस को बूस्ट करते हैं एनालाइज करने में, और सही एक बिल्कुल राइट टूल्स हैं ये जिनके बेसिस पर हम मैनेजमेंट के डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मिनिमाइज क्लैरिकल वर्क। अगेन जो भी हमारा क्लैरिकल वर्क है, अगर हम मैनुअली बात करें तो हम ऑर्डर अलग से पंच करेंगे, चलान अलग से पंच करेंगे और इनवॉइस फिर से अलग से पंच करेंगे। अब एक इनवॉइस के अंदर लेट्स टेक एन एग्जांपल की जब हम बात करते हैं एक फार्मा इंडस्ट्री का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक इनवॉइस के अंदर हमारे 100 250 और 250 मतलब अप्रोक्सीमेटली आइटम्स जर्नली होते हैं एफएमसीजी या फार्मा सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं। एक सिंगल इनवॉइस के अंदर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीपल होते हैं। तो उन्हीं सारी डिटेल्स को हमने चलान में भी फीड किया, हमने ऑर्डर में भी पंच किया और उतना ही टाइम हमने लगाया अपना इनवॉइस बनाने में भी। तो अल्टीमेटली एक इनवॉइस को कंप्लीट करने में अगर हम मान के चलते हैं कि एक चलान बनाने में हमें 15 मिनट लगे, फिर ऑर्डर बनाने में 15 मिनट लगे और फिर हमें इनवॉइस बनाने में 15 मिनट लगे, मैनुअली की जब हम बात कर रहे हैं जहाँ पे ऑटोमेशन नहीं है, तो वहाँ पे 45 मिनट्स लग गए एक इनवॉइस को कंप्लीट करने में हमें। और क्योंकि हमें 3 बार डेटा फीड करना होगा तो क्लैरिकल मिस्टेक्स, क्लैरिकल एरर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं वहाँ पर। तो ऑटोमेशन अब इसमें कैसे हेल्प करता है कि सर सिर्फ आप एक बार 15 मिनट लगाइए एक ऑर्डर पंच करने में, उसके बाद बस आप विद इन 30 सेकेंड्स और 40 सेकेंड्स आप उसको पूरे प्रोसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑर्डर से चलान और चलान से इनवॉइस के अंदर। और ऑर्डर से चलान या चलान से इनवॉइस बनाने के दौरान आपको दोबारा से डेटा फीडिंग नहीं करनी है और इसका रिजल्ट ये होगा कि आपको क्लैरिकल मिस्टेक्स में कमी आ जाएगी, आपका क्लैरिकल वर्क कम हो जाएगा। तो जहां आपके 45 मिनट्स लग रहे थे एक इनवॉइस को बनाने में, अब अगर हम जनरली बात करें तो मैक्सिमम 18 टू 20 मिनट्स कि आपके तीनों प्रोसेस उसमें कंप्लीट हो जाएंगे, ऑर्डर भी, चलान भी और इनवॉइस भी। तो पूरा जो हमारा एक टाइम था इस प्रोसेस को करने के लिए, उसका अल्टीमेटली 60% टाइम हमारा रिड्यूस हो गया। और एक बिजनेस के अंदर यही एक सबसे बड़ी चीज होती है कि आप अपने एग्जीक्यूटिव्स का, अपने ऑपरेटर्स का, अपने प्रोसेसेस के अंदर कितना कम टाइम लेते हैं और उस लिए हुए कम टाइम में भी आप कितनी अच्छी क्वालिटी दे पाते हैं, कितने एफिशिएंट तरीके से उनको कंप्लीट कर पाते हैं। लिंक योर चलान ऑर्डर विद इनवॉइस। अब अगर हम बात कर रहे थे कि जैसे मैनुअली की कि हमने चलान अलग बनाया, ऑर्डर अलग बनाया, इनवॉइस अलग बनाया। अब इन फ्यूचर हमें एक रिपोर्ट चाहिए, एक एनालाइज चाहिए कि किस इनवॉइस के अगेंस्ट में कौन से चलान थे या कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में हमने कौन कौन से इनवॉइस रेज करे हैं। तो उसकी लिंकिंग हमें नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ पे ना तो ऑटोमेशन इंक्लूड है और ना हमने वहाँ पर सॉफ्टवेयर को फुली यूटिलाइज किया, हमने मैनुअली मैनर में उसको कंप्लीट किया। तो मैनुअली मैनर में हमारे पास प्रोविजन ही नहीं है कि हम उसको लिंक कर सकें। लेकिन जब हम बात करते हैं बिजी सॉफ्टवेयर की या ऑटोमेशन की, तो वहां पे हमारे पास
ये प्रोविजन हो जाता है कि हम ऑर्डर से कन्वर्ट करते हैं चालान, चालान से इनवॉइस, और उसके बेसिस पे हमें रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स मिल जाते हैं कि कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में क्या इनवॉइस था या कौन से चालान के अगेंस्ट में हमारे कौन कौन से ऑर्डर्स थे। नेक्स्ट हमारा रेज इनवॉइस अगेंस्ट मल्टीपल ऑर्डर एंड चालान। जैसे कि हमने डिस्कस किया अपने टॉपिक के दौरान, कि जैसे मैंने आप लोगों से शेयर किया कि ये भी एक प्रोविजन है कि हमारे जो इनवॉइसेज हैं, हम एक सिंगल इनवॉइस के अगेंस्ट में मल्टीपल ऑर्डर्स की डिलीवरी दे सकते हैं, उनको एडजस्ट करा सकते हैं डेटाबेस से, और मल्टीपल चालान्स को कन्वर्ट कर सकते हैं टैक्स इनवॉइस में। मल्टीपल चालान को कन्वर्ट कर सकते हैं टैक्स इनवॉइस में। तो ये भी एक इसके अंदर फैसिलिटी है जो हमें एम्पावर करता है हमारे ऑटोमेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट करने के लिए। चलते हैं सर नेक्स्ट आगे की तरफ। ऑटोमेशन तो सर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, सीखा भी, शेयर भी किया एक दूसरे के साथ कि व्हाट इज रोल ऑफ एनिमेशन इन अ सॉफ्टवेयर और इन अ एप्लीकेशन, कि एक सॉफ्टवेयर में, एक एप्लीकेशन में एक ऑटोमेशन का क्या रोल होता है, कितना वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या क्या हमें वो बेनिफिट्स देता है, क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं। और अब जब हमने उनकी एडवांटेजेस और बेनिफिट्स की बात कर ली, तो उसके बाद हमारा सेक्टर्स, कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो ऑटोमेटेड किए जा चुके हैं या किए जा रहे हैं डे बाय डे बिजी एप्लीकेशन के द्वारा, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो एक जस्ट एक ओवरव्यू लेते हैं कि सर क्या क्या सेक्टर्स हैं जो हमने कवर किए हैं अपनी पूरी जर्नी के दौरान, बिजी सॉफ्टवेयर की जर्नी के दौरान, और उनको हमने फैसिलिटेट किया है, उनको ऑटोमेट किया है, उनको सपोर्ट किया है। सबसे पहले सर आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग। अपने आप में सर सबसे बड़ा हमारे पूरी इकोनॉमी का एक पार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। विदाउट मैन्युफैक्चरिंग ना हम सर्विसेज इंडस्ट्रीज की बात कर सकते हैं और ना हम ट्रेड इंडस्ट्रीज की बात कर सकते हैं। स्पेसिफिक कुछ सर्विस चल सकती हैं, बट अल्टीमेटली ट्रेडिंग और सर्विसेज लिंक्ड होती हैं कहीं ना कहीं हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। और अगर हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑटोमेट हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है, तो उसका इफेक्ट हमारी ट्रेडिंग और सर्विस में ऑटोमेटिकली पास होता है। नेक्स्ट हमारा रिटेल सेक्टर, वन ऑफ द मेजर सेक्टर है इकोनॉमी का, चाहे आप बिजनेस इकोनॉमी की बात करें ओवरऑल या कंट्री इकोनॉमी की बात करें, रिटेल सेक्टर। और यहाँ पर भी बिजी ने ऑटोमेट किया, फीचर्स को इम्प्लीमेंट किया, बहुत यूनिक फीचर्स दिए, रिपोर्टिंग्स दिए, अलग अलग टूल्स दिए बिजी ने इस सेक्टर्स को एनलार्ज करने के लिए, इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। फिर हमारा ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो हमने मैन्युफैक्चरिंग कर ली और जो हमने रिटेल में यूज कर लिया, उसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शन है कि हमने ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट किया, ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फीचर्स इसमें इंप्लीमेंट किए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर्विस इंडस्ट्री, कि ना सिर्फ जो सॉफ्टवेयर है वो आपकी कंप्लायंस पूरी करेगा, वो आपकी ट्रेडिंग को मैनेज करेगा, वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग को मैनेज करेगा, बल्कि आपकी सर्विसेज को भी इंश्योर करेगा कि वो एफिशिएंट मैनर में डिलीवर हो रही हैं कस्टमर्स तक या नहीं हो रही हैं। उनका फॉलो अप्स करने में, आफ्टर सर्विस आपकी सर्विसेज को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए बिजी हेल्प करता है। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल पंकज सर। हाँ जी, बाय बहुत टुडे टॉपिक। बहुत ही बढ़िया आपने प्रेजेंटेशन दिया। एक बार मैं समाप्त कर देता हूँ। जो बिजी में ऑटोमेशन तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट जो मेनली है, एक तो हो गया हमारा ई-वे बिल, बिल जनरेशन टू ई-वे बिल ऑटोमेटिकली है। दूसरा हमारा जीएसटीआर रिकंसिलिएशन, डायरेक्ट जीएसटी टू इट और टू रिकंसिलिएशन, इसमें बड़ा ही अच्छा है। किसने हमारा पैसे ले लिया जीएसटी के नाम पे और गवर्नमेंट को जमा नहीं किया, किया तो कब किया। देखिए ना, रिटर्न की जो है, कस्टमर जो भी आता है हमसे लेने, जिससे मैं परचेज करता हूँ, मैं चेक कर सकता हूँ
ये अपना रिटर्न कैसे भर रहा है, मंथली है तो मंथली भर रहे हैं, और किस महीने में इस महीने का भर रहे हैं। इनकी रिक्वायरमेंट जो है ना, रिटर्न की जो है, सब जो रिटर्न भरते हैं वो कब कब भरते हैं, कैसे भरते हैं, लेट तो नहीं आता, वो चेक कर लेते हैं। तीसरी बात, मान लीजिए कोई राउंड ऑफ है, राउंड ऑफ लगाया तो कोई हमारे नाम से जीएसटी भर रहा है। लेट से जैसे मैंने एमटीएनएल में अपना जीएसटी नंबर दे दिया, लेकिन उसका मैं तो, हमारे अकाउंटेंट ले ही नहीं रहे हैं, क्लेम ही नहीं ले रहे हैं। इस केस में भी बता देगा आपको, जो एमटीएनएल आपके नाम से इतने का जीएसटीआर रिटर्न 1 सबमिट किया है, आप इसको क्लेम लीजिए। तो वो ऑनलाइन बिल्कुल ही जीएसटी पोर्टल से उसका नाम लेके आ जाएगा, जो आपके नाम से इतना भरा है, जिसने नहीं भरा है कितने कम भरा है, रिकंसिलिएशन बता देगा, जो मैच्ड है वो मैच बता देगा, जो पार्शियल है वो पार्शियल मैच बता देगा, और जो अनमैच्ड है वो अनमैच्ड भी बता देगा। उसके बाद में जो आपने बताया, जो वैलिडेशन ऑफ जीएसटीएन, इसमें जैसे कोई पार्टी बनाते हैं, जैसे ही कोई कस्टमर आप बनाते हैं, तो जैसे ही एक बार ना बड़ा ही विशाल शोर आ रहा है, इसको थोड़ा सा बंद करो। जी पंकज सर, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा आप। हाँ जी। तो अपना जो है जीएसटीएन वैलिडेशन में सबसे जो जरूरी चीज होता है, जब हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस समय में हमें पता चलता है, तो रिटर्न जो है वो कहता है इनवैलिड स्ट्रक्चर है, इसलिए क्योंकि कोई जीएसटीएन उसमें रहता है। स्ट्रक्चर तो ठीक है, उसने सरेंडर कर दिया जीएसटीएन, या कुछ भी उसने बी2सी जाना चाहिए, हमने बी2सी कर दिया, बड़े सारे नंबर पॉइंट पे, तो उसको भी हम टैकल कर सकते हैं वैलिडेशन के थ्रू से। मल्टीपल जीएसटीएन एक साथ ही वैलिडेट कर सकते हैं, जितने जीएसटीएन है इसमें कौन कौन सा एक्टिव है, कौन कौन जो गलत है जीएसटीएन है, उसका हम एक्शन लेंगे, कौन ठीक। एक डेटा एक्सचेंज का मतलब है, जो एक ने सेल बिल बनाया और दूसरे के पास में ऑटोमेटिकली परचेज बिल बन जाएगा। ये उस केस में होता है जिस केस में दोनों की जगह बिजी लगा हुआ है। इस केस में कुछ कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना, एक आईडी बनाने हैं, जैसे ईमेल आईडी बनाते हैं वैसे हमारा बीडीएफ आईडी होता है, और बीडीएफ आईडी से थ्रू से हम एक्सचेंज डेटा कर सकते हैं। और इसमें साथ में हम पीडीएफ भी, इनवॉइस भी दे सकते हैं। इसके बाद में जो आपने बताया वो बताया ऑटो बैकअप। सबको पता है बैकअप कितना क्रूशियल होता है किसी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी बिजनेस हाउसेज के लिए। अगर बैकअप नहीं है, कंप्यूटर में कुछ भी हुआ, हार्ड डिस्क क्रैश कर गया, फायर हो गया, मान लीजिए पानी पड़ गया उसमें, कंप्यूटर खराब हो गया, उसके बाद में ये भी हो सकता है, जो अब आजकल बड़े सारे हैकर्स हैं, रैंसम वायरस हैं, और बड़े इस टाइप टाइप के वायरस हैं, अटैक करता है। क्योंकि जब भी हम इंटरनेट पे जाते हैं तो हम वॉचेज रहते हैं बड़े सारे हैकर्स के। तो इसमें भी हमारा ऑटो बैकअप बहुत ही बढ़िया है। ऑटो बैकअप आपने गूगल ड्राइव पे रख लिया, या ऑटो बैकअप सिस्टम पे रख लिया। ऑटो बैकअप जो है आपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रख लिया, पेन ड्राइव में रख लिया, तो आपका बैकअप रेप्लिका बैकअप सेव है, आपका बैकअप भी बेस्ट है। उसके बाद में आप कहते हैं, जो जो भी आप भेजते हैं चालान के थ्रू से भेजते हैं, और जब मटेरियल जो है वो वहां से एक्सेप्टेड हो जाता है, तो फिर उसका आप बिल बना देते हैं। या ऑर्डर आता है आपके पास में, ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाता है, उसी ऑर्डर के बेस पे आगे इनवॉइसिंग होता है, चालान होता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस बीजी में ऑटोमेटिक दिया हुआ है। आप एक चालान बना लेते हैं, उसके बाद मैनुअल फिट करने की जरूरत नहीं है। विद इन की अब सारा कुछ लोड हो जाता है उस पार्टी में, और उसको बना सकते हैं। ये होता है जो मल्टीपल चालान का सिंगल इनवॉइस बना सकते हैं, और सिंगल इनवॉइस का मल्टीपल जो है, सिंगल चालान का मल्टीपल इनवॉइस भी आप बना सकते हैं। इसके बाद में आपने बताया कुछ ऐसे इंडस्ट्री हैं, वैसे तो ये सब सारे इंडस्ट्री के लिए यूजफुल है, कोई इंडस्ट्री का नाम ऐसे हम जो है ना फिट नहीं कर सकते हैं, बट जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जो जिसमें बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है, वो होता है मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विसेज। सॉरी। इन चीजों में ना आप बिल्कुल ही यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अब जो हम ओपन कर रहे हैं वो क्वेरी सेशन के लिए, नेक्स्ट 10 मिनट्स के लिए, तो किसी का क्वेरी है तो आप वो चैट बॉक्स में जो है हमें लिखें, हम उनको बोलेंगे अनम्यूट करने के लिए, फिर वो अनम्यूट करके हमें पूछ सकते हैं। तो अपना नाम एक बार चैट बॉक्स में लिखिएगा।
मेरे ख्याल से विशाल आपने इतना अच्छे तरीके से बताया, जो किसी की कोई क्वेरी नहीं है, सारे क्वेरी को आपने बताते टाइम में ही रिजॉल्व किया था। दीपक गाला जी, दीपक गाला जी आप अनम्यूट कीजिए, पूछिए आपको क्या पूछना है। हाँ जी सर, जो गूगल ड्राइव है उस पे डायरेक्ट हम शिफ्ट तो नहीं करवा पा रहे हैं अभी, वो हमारे एजेंडा में है। बट अगर गूगल ड्राइव का जो सॉफ्टवेयर है अपने सिस्टम में हम इंस्टॉल करते हैं और एक जो फोल्डर को गूगल ड्राइव पे सिंक करवाते हैं, वो अभी है पॉसिबल, उससे हो जाएगा। आप अपने लोकल पीसी में किसी भी फोल्डर को गूगल ड्राइव से मैप कर दीजिए, वो वहां पे सिंक हो जाएगा। ये बिजी का नॉर्मल फीचर है। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछिएगा। हेलो। विशाल एक बार वो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो आप। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ सर, एक इसमें जॉब वर्क के लिए ये सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करे? हमारा मशीनिंग जॉब